सबसे पहले सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से मिल रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। जो हम पूंजी बाजार देख रहे थे, कैपिटल मार्केट देख रहे थे, इसमें कल की क्लास में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में देखा था। हमने कल देखा कि आखिर एंकर निवेशक किसको कहते हैं, ठीक ना। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। हमने इसके आगे बढ़कर यह भी देखा क्या कि ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसको कहते हैं। हमने देखा कि भारत में जो रेट्स और इनवेट्स की जो संकल्पना है ये क्या है। हमने आगे बढ़कर यह भी देखा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, और इसके दोनों प्रकार के बारे में भी कल हमने समझ लिया था कि एफआईआईज कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, और क्यूएफआई यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ठीक ना। आगे बढ़कर हमने पी नोट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं क्या कि और इसके संदर्भ में और क्या क्या संकल्पनाएं हैं, ठीक ना। इसी कंटेक्स्ट में एक संकल्पना आती है एडीआर की। एडीआर क्या है? एडीआर एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक ना। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब क्या है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का? जरा बात को समझिएगा। यदि कोई गैर अमेरिकी कंपनी यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है या वो अमेरिका की नहीं है, लेकिन अगर वो अमेरिका के शेयर बाजार से पैसा जुटाना चाहती है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि उस कंपनी को एडीआर जारी करना होगा। जैसे मान के चलिए रिलायंस, ये भारत की एक कंपनी है, भारत में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, लेकिन ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा जुटाना चाह रही है, पूंजी प्राप्त करना चाह रही है, ठीक ना। तो ये अपने आप को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर एडीआर के रूप में सूचीबद्ध करा सकती है, ठीक ना। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में सूचीबद्ध करा सकती है। मतलब क्या है? मतलब है कि ये अपने कई सारे शेयरों को मिलाकर एक एडीआर तैयार करेगी, ठीक ना। अपने कई सारे शेयरों को तैयार मिला करके, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल दिया कि रिलायंस एक कंपनी है जो कि भारतीय कंपनी है, ये अमेरिका के शेयर बाजार से पैसा जुटाना चाह रही है। तो रिलायंस क्या करेगी? अपने कई सारे शेयर का एक बंडल तैयार करेगी, एक बंडल तैयार करेगी, ठीक ना। इसी बंडल को क्या कहेंगे? इसी बंडल को कहेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक ना। और ये बंडल वो क्या करेगी? अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बेच देगी, ठीक ना। वो संस्थान जो है वो अपने आप को सूचीबद्ध करवाएगी एडीआर के रूप में, और इस बंडल को क्या करेगी? वो अमेरिकी शेयर बाजार में बेच देगी, ठीक ना। इससे क्या होगा कि जो निवेशक एडीआर में निवेश करेंगे उनका पैसा जो है वो इस कंपनी को मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो गया? रिलायंस का जो उद्देश्य था अमेरिकी शेयर बाजार से पैसा प्राप्त करने का, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? दूसरी बात, यदि एडीआर के रूप में किसी ने, एडीआर के रूप में कंपनी ने अपने शेयर्स को सूचीबद्ध करवाया है, अपने शेयरों को सूचीबद्ध करवाया है, सूचीबद्ध कराया है, तो क्या होगा कि जो भी उसके शेयर धारक होंगे ना, शेयर धारक उसके कौन होंगे? वही अमेरिका के जो लोग होंगे, अगर जो उनके शेयर धारक होंगे, इन्हें अपने विश्व व्यापार से लाभांश देना होगा, विश्व व्यापार से लाभांश देना होगा। मतलब क्या है मेरा? मतलब है कि मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो जरूरी तो नहीं है कि केवल भारत में ही काम करती होगी, वो कई और देशों में भी काम कर रही होगी। तो अगर मान के चलिए इस कंपनी ने अपना एडीआर जारी करवा दिया है या अपने एडीआर को इसने सूचीबद्ध करवा दिया है, तो जो भी इस एडीआर में निवेशक होंगे ना, इन सभी निवेशकों को इन्हें क्या करना होगा? अपने ग्लोबल ट्रेड में से जो लाभ हो रहा है ना, वैश्विक कारोबार से जो लाभ मिल रहा है, उससे इनको क्या देना होगा? डिविडेंड देना होगा, उनसे इनको लाभांश वितरित करना होगा।
बात समझ में आ रहा? वैश्विक व्यापार से इनको लाभ देना होगा। दूसरी तरफ एडीआर में जो शेयर धारक हैं, एडीआर के जो शेयर धारक हैं, इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? एक फायदा मिला तो एक नुकसान हुआ। फायदा क्या मिला इनको कि इनको जो लाभांश मिलेगा ना, ये विश्व व्यापार में उस कंपनी के पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग देशों से वो कमा रही है ना, वो सभी कम अलग अलग देशों से जो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ को अंश के रूप में इन्हें देना होगा। लेकिन क्या है, जैसे हमारे आपके जैसे आम निवेशकों को, जैसे मान के चलिए भारत की कंपनी में रिलायंस में अगर मैंने निवेश कर रखा है, तो रिलायंस में अगर कुछ भी कोई भी गतिविधि होगी ना, तो मुझे वोटिंग करने के लिए कहा जाएगा, मुझे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन इनको जो है वो मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहां तक बात समझ में आ गया? सबसे पहली कंपनी जिसने क्या किया था, अपने आप को अमेरिकी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करवाया था, उसका नाम था इन्फोसिस। सबसे पहली भारतीय कंपनी जिसने अपने आप को क्या करवाया है, अमेरिकी शेयर बाजार में एडीआर के रूप में सूचीबद्ध कराया था, उसका नाम है इन्फोसिस। ठीक ना? अरे इन्फोसिस ऋषि सुनाक के ससुर जी की जो कंपनी है, ठीक ना? तो इन्फोसिस ने सबसे पहले अपने आप को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। इसने अपने आप को नैस्डैक पर सूचीबद्ध कराया था। नैस्डैक, जैसे भारत में एनएसई है ना, जैसे भारत में बीएसई है ना, वैसे ही अमेरिका में भी कई सारे क्या है, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है। उनमें से एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, नैस्डैक। ठीक ना? तो इन्फोसिस ने अपने आप को नैस्डैक में क्या करवाया, सूचीबद्ध कराया। इसके बाद और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, नाम तो सुना ही होगा, आईसीआईसीआई बैंक। ये दूसरी कंपनी बनी, भारतीय कंपनी। इसने अपने आप को कहां सूचीबद्ध करवाया है, इसने अपने आप को सूचीबद्ध करवाया है एनवाईएसई में। ये एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों को बताया था ना कि एनवाईएसई विश्व की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसने अपने आप को एडीआर के रूप में कहां सूचीबद्ध करवाया है, एनवाईएसई में। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक कंपनी जब दूसरे देश के शेयर मार्केट में अपने आप को सूचीबद्ध कराना चाहती है, तो उनको क्या करना होता है, अपने आप को डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में सूचीबद्ध कराना होता है। ठीक ना? इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि मान के चलिए यदि कोई गैर भारतीय कंपनी है, गैर भारतीय कंपनी और वो अपने आप को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना चाहती है, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना चाहती है, तो उसको क्या कराना होगा, उसको आईडीआर जारी करना होगा। आईडीआर का क्या मतलब हो गया, आईडीआर का मतलब हो गया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जारी करवाना होगा। ठीक ना? वो डायरेक्ट अपनी कंपनी को जो है वो भारत में सूचीबद्ध नहीं करवा सकती है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय कंपनी है ही नहीं। ठीक ना? तो इनके लिए एक दूसरा रास्ता होता है। क्या होता है कि वो अपने आप को आईडीआर के रूप में सूचीबद्ध करवा सकते हैं या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में सूचीबद्ध करा सकते हैं। ठीक है? भारत में आज तक एकमात्र विदेशी कंपनी जिसने अपने आप को सूचीबद्ध करवाया था, उसका नाम था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इस बैंक ने अपने आप को भारत में आईडीआर के रूप में सूचीबद्ध कराया था। ठीक ना? एकमात्र कंपनी थी, विदेशी कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये एकमात्र विदेशी कंपनी है जिसने क्या किया था, अपने आप को भारत में सूचीबद्ध कराया था। हालांकि क्या है, जुलाई 2020 में इसने अपने आप को इंडियन शेयर मार्केट से फिर से डिलिस्ट करवा लिया।
2020 में इसने अपने आप को हटा लिया, इंडियन शेयर मार्केट से डीलिस्ट करवा लिया। डीलिस्ट कराने का मतलब ये होता है कि अपने आप को लिस्ट में से हटा लिया, करा लिया। तो यानी कि यदि हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कोई भी विदेशी कंपनी नहीं है जिसने अपने आप को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध करा रखा हो। यहां तक बात समझ में आ गई। ये था एडीआर आईडीआर का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मान के चलिए अगर कोई ब्रिटेन की कोई मतलब ब्रिटेन के शेयर बाजार में अगर कोई अपने आप को लिस्ट कराना चाहेगी तो वो क्या करेगी, वो जीडीआर जारी करवाएगी। ठीक ना, जीडीआर का क्या मतलब हो गया, जीडीआर का मतलब हो गया ग्रेट ब्रिटेन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक ना, तो जिस देश में कोई दूसरे देश की कंपनी अपने आप को सूचीबद्ध कराना चाहती है तो उस देश का डिपॉजिटरी रिसीट बनके या फिर डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में उसको अपने आप को सूचीबद्ध कराना होता है। ठीक ना, यदि मान के चलिए कोई जो है वो ग्लोबल लेवल पर, चलिए क्या कि वैश्विक मंचों पर जो है वो अपने आप को सूचीबद्ध कराना चाहती है, तो ऐसे कंपनियों को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम बोलेंगे कि ये इनको जीडीआर जारी कराना होगा। जीडीआर क्या हो गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक ना, मान के चलिए यूरोपियन बाजार ऐसा माना जाता है क्या कि कई देशों का समूह है ना, तो अगर मान के चलिए यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सूचीबद्ध कराना है तो क्या करवाना होगा, जीडीआर के रूप में जारी करवाना होगा। ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एडीआर आईडीआर का क्या कॉन्सेप्ट है, बस स्टैंडर्ड चार्टर्ड याद रखिएगा, लिस्ट करवा दिया। ठीक, तो सर जीएसटी में देखा जाए तो भी करना पड़ेगा क्या, नहीं अमेरिकी शेयर बाजार में अपने आप को लिस्ट करवाना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो एडीआर हो गया ना। अगर आपको अपने आप को अगर आप यूरोपियन शेयर बाजारों में निवेश, हाँ तो कई सारी, इसीलिए उनके लिए अलग नाम है जीडीआर, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नाम है और क्या। तो अपने आप को वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोल देते हैं। ठीक है ना, आपको बता दो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने आप को जीडीआर के रूप में लिस्ट करवा रखा है यूरोपियन शेयर बाजारों में। तो अमेरिकी बाजार में उसने अपने को लिस्ट नहीं करवा रखा है, लेकिन यूरोपियन शेयर बाजारों में उसने अपने आप को लिस्ट करवा रखा है। ठीक है, दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। पहली कंपनी थी रिलायंस ही जिसने अपने आप को अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट करवाया था। और लोग देखते रहते हैं और सबसे बड़ी बात जो कर क्या, इसीलिए तो बोला जाता है ना, ये देख रहा मार्केट के यार, खुल जा भाई, देख का नहीं हो रहा, अब घूम ही रहा है। ये देखिए RIGD, रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR, देखा दिख रहा ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR, यानी कि क्या है, साइन इन पहले करवाएगा तब दिखाएगा। ठीक ना, ये दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR। ठीक ना, यानी कि ये क्या है, इनका डिपॉजिटरी रिसीट है जिसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलिए अगर कोई यूरोपियन नागरिक अगर वो निवेश करना चाहता है तो वो सिंपली रिलायंस GDR में निवेश कर सकता है। ठीक ना, वैसे अगर हम रिलायंस को देखें तो ये देखिए रिलायंस अलग है तो आपको दिखा देगा, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी अलग है। ठीक ना, और जब हम GDR की बात कर रहे थे तो वो अलग है, डिफरेंट है। यहां तक बात समझ में आया, ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा ना रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR, और ये सिंपल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ऐसे ही ADR को दिखाऊं, इन्फोसिस ADR, क्यों परेशान किए हुए हैं। अरे इतना स्लो है इंटरनेट। ये देख रहा है इन्फोसिस ADR, मैंने बताया ना जैसे कि शेयर मार्केट में क्या करते हैं हम, एक स्टॉक्स की खरीद बिक्री करते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है इन ADR GDR की भी खरीद बिक्री होती है। ठीक,
खुल जा, बहुत स्लो खुल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। इन्फोसिस एडीआर, देखिए इन्फोसिस एडीआर दिख रहा है ना, ये है इन्फोसिस का एडीआर। तो इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग देश की कंपनियां अलग अलग देशों के शेयर बाजार में अपने आप को निवेश करके अपने आप को लिस्ट करवा के डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। वापस आते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं कुछ अलग अलग देशों के क्या है संवेदी सूचकांक। होता है ना, जैसे कि हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के प्रमुख संवेदी सूचकांक कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख संवेदी सूचकांक है, एक तो निफ्टी का क्या हो गया, निफ्टी का क्या हो गया, एनएसई का क्या हो गया निफ्टी 50, और बीएसई का क्या हो गया, बीएसई का हो गया सेंसेक्स, ठीक ना। तो ये दो प्रमुख संवेदी सूचकांक हैं जो भारत में प्रचलित हैं। इसी तरीके से अलग अलग देशों के अलग अलग संवेदी सूचकांक हैं जो वहां पॉपुलर हैं या उस देश के शेयर बाजार की दिशा दशा को इंगित करते हैं, ठीक ना। इस कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यूएसए का सबसे प्रमुख जो संवेदी सूचकांक है उसको हम कहते हैं S&P 500, ठीक ना। अगर हम अमेरिका के संवेदी सूचकांकों की बात करें तो यूएसए के संवेदी सूचकांकों में है स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P 500, एक संवेदी सूचकांक है S&P 500, ठीक ना। सिमिलरली यूएसए में और यदि हम बात करें संवेदी सूचकांकों की तो आपको सुनने में को आएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, डाउ जोन्स, ठीक ना। ये भी एक प्रमुख संवेदी सूचकांक है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 30, डाउ जोन 30 के नाम से भी चलता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 30। ये दूसरा संवेदी सूचकांक है जो कहां के लिए फेमस है, जो यूएसए में फेमस है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये दोनों जो संवेदी सूचकांक है ये किसके हैं, ये दोनों संवेदी सूचकांक एनवाईएससी के हैं। एनवाईएससी क्या है, एनवाईएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमने बताया था ना कि एनएससी का क्या है संवेदी सूचकांक निफ्टी 50, तो सिमिलरली एनवाईएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, इसके प्रमुख संवेदी सूचकांकों का क्या नाम है, एक तो है S&P 500 और दूसरा है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 40, ठीक ना। तो यदि जब हम ये बोलते हैं ना कि अमेरिकी शेयर बाजार गिर रहा है, ये हम किस बेसिस पर बोलते हैं, हम इस बेसिस पर बोलते हैं यदि S&P 500 गिर रहा हो, ठीक ना। यदि डाउ जोन्स 40 गिर रहा हो तो हम ये बोल देते हैं क्या कि अमेरिकी बाजार में गिरावट है। यहां तक बात समझ में आया, ये पैमाने हैं, ये बेंचमार्क है जिनके बेसिस पर क्या होता है अमेरिकी शेयर बाजार के बारे में हमें पता चलता है। एक और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका का है उसका नाम अभी जस्ट आपको बताया नैस्डैक। नैस्डैक के संवेदी सूचकांक का नाम है नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक कंपोजिट, ठीक ना। यदि हम नैस्डैक के बारे में बात करें, पता है आपको ये विश्व का सबसे पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका, यूएसए विश्व का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था ना कि भारत में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था वो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज था, वैसे ही पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो नैस्डैक जो है वो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, ठीक ना। और नैस्डैक के संवेदी सूचकांक का नाम है नैस्डैक कंपोजिट। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अन्य देश के जो है वो महत्वपूर्ण सूचकांकों की बात करते हैं। दिखा दो, ट्रेडिंग व्यू चल नहीं रहा है ठीक से, नहीं तो दिखाता इन सबको दिखाता आप लोगों को, ठीक ना। ये देखिए S&P 500,
बंद ही हो जा रहा बार बार, कोई नहीं, दिखा ही नहीं रहा, क्या बताऊं। इसमें देख सकते हैं, देखते हैं मनी कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं। ये सब कभी कभी पगला जाते हैं। ये देखिए S&P 500, ये शायद इंडिया वाले ही दिखाएगा, इसीलिए ना ट्रेडिंग व्यू की जरूरत है। ट्रेडिंग व्यू जो है वो वर्ल्ड के स्टॉक्स भी दिखाता है, S&P 500 दिखा ही नहीं रहा है, इंडिया के स्टॉक्स में भी दिखा रहा है, ठीक ना। ग्लोबल मार्केट, ये देखिए ग्लोबल मार्केट दिखा तो रहा है यहाँ, ग्लोबल मार्केट, ये देखिए दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें ये साइड, हाँ ये देखिए यूएसए बाजार, यूएसए के बाजारों की जब हम बात कर रहे हैं, बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको बीच में भी दिखे, ये देखिए दिख रहा डाउ जोन्स, ठीक, यूएसए बाजार, अमेरिकी शेयर बाजार में ये देखिए डाउ जोन्स दिख रहा, S&P 500 दिख रहा है, नैस्डैक के कंपोजिट, ये तीन जो है वो प्रमुख संवेदी सूचकांक हैं जो अमेरिकी बाजारों की दिशा दशा के बारे में बताते हैं, ठीक ना। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं वो इसी के बारे में बोलते हैं, यहां तक बात समझ में आ गया। जब भी हम बोलते हैं कि अमेरिका में गिरावट आ रही है, अमेरिकी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो हम इसी के बेसिस पर बोलते हैं, नैस्डैक, S&P 500 और नैस्डैक डाउ जोन्स, ठीक ना। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग वगैरह के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाकी देश, जैसे कि यदि हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रमुख संवेदी सूचकांक का नाम है FTSE। आपसे यही पूछा जा सकता है FTSE जो है वो किस देश का संवेदी सूचकांक है, तो ब्रिटेन के क्या है संवेदी सूचकांक का नाम है FTSE। यदि हम बात करें फ्रांस, फ्रांस के संवेदी सूचकांक की, तो फ्रांस के संवेदी सूचकांक का नाम है CAC, ठीक ना। यदि हम बात करें ब्राजील के संवेदी सूचकांक की, तो ब्राजील के संवेदी सूचकांक का नाम है बोवेस्पा, बोवेस्पा, ठीक। अलग अलग देश के अलग अलग संवेदी सूचकांक है, इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस देश का क्या हाल है, ठीक ना। यदि हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संवेदी सूचकांक का नाम है डैक, डैक्स, DAX, डैक्स, ठीक। तो ये है अलग अलग देशों के संवेदी सूचकांक। और देखते हैं यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संवेदी सूचकांक की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संवेदी सूचकांक का नाम है ऑल ऑर्डिनरीज, प्रमुख संवेदी सूचकांक का नाम है ऑल ऑर्डिनरीज, ऑल ऑर्डिनरीज। ये कहां का संवेदी सूचकांक हो गया, ये संवेदी सूचकांक हो गया किसका, ऑस्ट्रेलिया का। यदि हम बात करें इटली के संवेदी सूचकांक की, इटली के संवेदी सूचकांक का नाम है मिबटेल, इटली, ठीक ना। इटली के संवेदी सूचकांक का नाम है मिबटेल, ठीक ना। यदि हम चीन के संवेदी सूचकांक की बात करें तो चीन के संवेदी सूचकांक का नाम है संघाई कंपोजिट, ठीक ना, संघाई कंपोजिट, ये चीन के संवेदी सूचकांक का नाम है, चीन, संघाई कंपोजिट, ठीक ना। संघाई कंपोजिट जो है वो चीन के संवेदी सूचकांक का नाम है। जापान के संवेदी सूचकांक का क्या नाम है, जापान के संवेदी सूचकांक का नाम है निक्की, जापान, NIKKEI, निक्की, ये जापान के संवेदी सूचकांक का नाम है, प्रमुख संवेदी सूचकांक का नाम है, ठीक ना। यदि हम सिंगापुर के संवेदी सूचकांक का नाम बताएं तो सिंगापुर के संवेदी सूचकांक का नाम है स्ट्रेट टाइम्स, ठीक ना। अगर हम बात करें
साउथ कोरिया के संवेदी सूचकांक का, तो उसके संवेदी सूचकांक का नाम है कोस्पी, ठीक ना। संवेदी सूचकांक का क्या नाम है? साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के संवेदी सूचकांक का नाम है कोस्पी, ठीक ना। अगर हम सिंगापुर के संवेदी सूचकांक का नाम की बात करें, तो सिंगापुर के संवेदी सूचकांक क्या नाम है? सिंगापुर के संवेदी सूचकांक का नाम बताया आपको, स्ट्रेट टाइम्स, ठीक ना, स्ट्रेट टाइम्स। नहीं, ये वाला स्ट्रेट नहीं, STRAIT, देख लेंगे। स्ट्रेट टाइम्स हिंदी में लिख लीजिए। स्पेलिंग, इन सब का स्पेलिंग सिंपल वाला थोड़ी होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। स्ट्रेट टाइम्स, ठीक ना। हांगकांग वैसे तो चाइना के अंतर्गत आता है ना, लेकिन यदि हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग को कुछ स्वशासन मिला हुआ है। हांगकांग के संवेदी सूचकांक का नाम है हैंगशेंग। ये किसका संवेदी सूचकांक है? हांगकांग का। ये प्रमुख विश्व के संवेदी सूचकांक है जिनके बारे में अभी हमने बात की, ठीक ना। मैच द फॉलोइंग वगैरह के रूप में पूछा जा सकता है। इसी में देखते हैं, ये देखिए, ये ब्रिटेन का झंडा, कहां गया? ये देखिए, ये ब्रिटेन का झंडा दिख रहा है, हाँ, ब्रिटेन का झंडा। उसके बगल में देख लीजिए FTSC, देख लिया ना। उसके नीचे ये देखिए फ्रांस के संवेदी सूचकांक का क्या नाम बताया था आपको? कैक बताया था ना, ये देखिए कैक दिख रहा। ये उसके नीचे देखिए जर्मनी का बताया था आपको डैक्स, ठीक ना, ये हो गया डैक्स, ठीक ना। ये देखिए, ये जापान का झंडा, जापान, इसके संवेदी सूचकांक में क्या नाम है? निक्की, ठीक ना। ये सिंगापुर का क्या है? स्ट्रेट टाइम्स, अभी दिखा है ना, स्ट्रेट, ठीक ना। वो GHT वाला नहीं, मैंने इसीलिए बोला था ना कि GHT वाला स्ट्रेट नहीं है, STRAITS वाला है, स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर का, ठीक ना। ये देखिए, ये कौन सा है? हांगकांग का अभी जस्ट बताया ना, हैंगशेंग, ठीक। उसके नीचे ये देखिए, ये है किसका? ताइवान का, ताइवान वेटेड, ताइवान का। अरे वो चाइना के साथ जो हमेशा जो है वो चल रहा है ना विवाद, ताइवान छोटा सा जो देश है, ठीक। उसके नीचे क्या है? ये है किसका? साउथ कोरिया के संवेदी सूचकांक का क्या नाम है? कोस्पी, ठीक ना। उसके नीचे ये देखिए, जकार्ता कंपोजिट की यदि बात करें, इंडोनेशिया के संवेदी सूचकांक का नाम है। चीन के संवेदी सूचकांक का क्या नाम है? संघाई कंपोजिट, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक है जिनके बारे में हमने देख लिया। विश्व के अलग अलग देशों के ये कुछ प्रमुख संवेदी सूचकांक हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग वगैरह के रूप में ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? अगला टॉपिक है ऋण पत्र, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? डिबेंचर। अभी तक हम लोगों ने देखा ना कि शेयर बाजार में या फिर मान के चलिए पूंजी बाजार में अगर किसी कंपनी को पैसा प्राप्त करना है, यदि सरकार को पैसा, मतलब यदि किसी कंपनी को, किसी बैंक को अगर उनको पैसा प्राप्त करना है, तो एक तरीका तो क्या है कि वो अपने शेयर, अपनी हिस्सेदारी बेचकर क्या करते हैं? हिस्सेदार बना लेते हैं। ऋण पत्र एक दूसरा तरीका है शेयर, मतलब पूंजी बाजार से पैसा प्राप्त करने का। ऋण पत्र क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? डिबेंचर। क्या मतलब है डिबेंचर का? जरा बात को समझिएगा। एक तरीका तो हो गया पैसा प्राप्त करने का कि मैंने आपको बोला कि ऐसा है भाई, 1 लाख रुपया मुझे चाहिए, ऐसा करो कि तुम 1 लाख रुपया दे दो, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें 10% का भागीदार बना देता हूं। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं प्रति वर्ष आपको 8% ब्याज दे दूंगा, ठीक ना। 1 साल जब हो जाएगा तो मैं आपको 1,08,000 रुपया वापस कर दूंगा। यही मतलब हुआ 8% ब्याज का।
ठीक ना। तो पैसा प्राप्त करने का दो तरीका हुआ, पहला हुआ क्या कि मैं आपको भागीदार बना लूं, तो भागीदार बना लूंगा तो बदले में मेरे को अपने शेयर्स आपको देने पड़ जाएंगे। और दूसरा तरीका होगा कि मैं आपसे कर्ज ले लूं, ठीक ना। तो पहला वाला तो हमने देख लिया, शेयर मार्केट। अब हम दूसरे तरफ आ रहे हैं जो कि किससे संबंधित है, जो कि संबंधित है इसी डिवेंचर से, ठीक ना। डिवेंचर जिसको ऋण पत्र कहते हैं, यानी कि यदि कोई कंपनी अपने दीर्घावधि जरूरतों के लिए, दीर्घावधि पहले ही बता चुका हूं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल से कम का हुआ तब तो फिर वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बता चुका हूं मैं, कमर्शियल पेपर्स पढ़ा चुका हूं, ठीक ना। याद है कमर्शियल पेपर? और अगर बैंक है तो वो क्या जारी करती थी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर 1 साल से कम समय अवधि के लिए अगर उनको ब्याज चाहिए तो। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं पूंजी बाजार की, और पूंजी बाजार में जो भी लेन देन होता है वो दीर्घावधि के लिए होता है, ठीक ना। तो यानी कि क्या है, दीर्घावधि के लिए कंपनी दीर्घावधि के लिए पैसा चाहती है, तो बदले में क्या कर सकती है वो ऋण पत्र जारी कर सकती है, डिवेंचर जारी कर सकती है, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, क्या है, अगर मैंने शेयर खरीदे थे किसी कंपनी के तो मैं उसका क्या था, मैं उसका शेयर धारक था, ठीक ना। और अगर कंपनी को लाभ हो रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था? लाभांश मिल रहा था, उस लाभ का अंश मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मैं भी हिस्सेदार था ना, ठीक है ना। लेकिन जब मैं एक कंपनी को कर्ज दे रहा हूं तो मैं उसका हिस्सेदार नहीं बन रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं? मैं बन रहा हूं उसका ऋण पत्र धारक, मैं उसका शेयर धारक नहीं बन रहा हूं, मैं उसका ऋण पत्र धारक बन रहा हूं, ठीक ना। अब उस कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो क्या प्राप्त करना है? मुझे ब्याज प्राप्त करना है, इंटरेस्ट प्राप्त करना है। बात समझ में आया? यानी कि जो निवेशक होते हैं, जो डिबेंचर के माध्यम से निवेश करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? निवेशकों को ऋण पत्र धारक कहा जाता है। नहीं, वो दूसरा चीज हो गया पूरा। वहां आप अपनी इच्छा से जारी जमा कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी बोल रही है क्या कि हमें अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए चाहिए। बात समझ में आया? यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर वो कंपनी आपके पास आ रही है क्या कि मुझे एक्सपेंशन के लिए चाहिए, ठीक ना। एफडी, एक बात बताइए, एफडी तो 7 दिन का भी हो सकता है, एफडी तो 91 दिन का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो ऋण पत्र आप जारी करवाते हैं, ऋण पत्र में क्या होता है कि वो बकायदा आपको एक बॉन्ड साइन करके देगा। बता चुका हूं ना, बिल और बॉन्ड, बिल जो होते हैं वो 1 साल से कम अवधि वाले होते हैं, ठीक ना, लेस देन 1 ईयर, और बॉन्ड जो होते हैं वो मोर देन 1 ईयर वाले। यहाँ क्या है कि जो बॉन्ड जारी करता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकती है, वो रिलायंस भी हो सकती है, वो आईटीसी भी हो सकती है, वो कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है, ठीक ना, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी हो सकती है। वो क्या करेगी? एक बॉन्ड जारी करेगी जिसमें क्या है, वो लिखा रहेगा क्या कि मैं धारक को इतने समय में इतना टाइम अवधि इतना प्रतिशत ब्याज देना चाहता हूँ, या फिर मैं देने वाला हूँ, ठीक ना। तो ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पर उसको पैसा जुटाना है अपने एक्सपेंशन के लिए, ठीक ना। जबकि जो बैंक में हम जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी, वो तो हम अपनी इच्छा से जमा कर रहे होते हैं ना, उसके लिए वो हमसे मांग थोड़ी रही होती है, ठीक ना। तो इसको हम ऋण पत्र नहीं कह सकते। बात समझ में आया? वो कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है, वो है एनडीटीएल, वो उस बैंक के कार्यवाही का एक पार्ट है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं क्या कि उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए चाहिए, ठीक ना। वो नए ब्रांच खोलना चाह रही है, वो और ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है, वो क्या चाह रही है, वो नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना चाह रही है, वो नई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रही है, ठीक ना। जितनी बार जा रहे हैं उसको कंप्लेन मिला है एसबीआई को कहीं से क्या कि जब भी हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो क्या हो जाता है, पता नहीं लंच पीरियड अपने आप आ जाता है, ठीक ना, अपने आप जो है वो जो एम्प्लॉय होता है, कैशियर होता है, उसको अपने आप टॉयलेट लग जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम नए एम्प्लॉयज और रखेंगे, ठीक ना, ताकि जो है वो लंच पीरियड ना हो। तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ले रही है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, क्या अपने कर्जों को चुकाने के लिए ले रही है, ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक ना। एफडी को इससे आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते हैं। यहां बात समझ में आया? यानी कि निवेशक जो यहां होता है वो क्या हो जाएगा, यहां पर जो निवेशक होता है वो क्या हो जाएगा, यहां पर निवेशक हो जाएगा ऋण पत्र धारक,
एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ निवेशक जो है वो कहलाएगा ऋण पत्र धारक। अब अगर वो ऋण पत्र धारक है तो क्या उसको लाभांश मिलेगा? हाँ, उसको लाभांश मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, यही फंसाएगा आपको एग्जामिनर, ठीक ना। शेयर धारक को लाभांश मिलता है, ऋण पत्र धारक को ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। जितनी अवधि के लिए होगा उतनी अवधि तक क्या है, उसको ब्याज मिलता रहेगा, और जब वो अवधि पूरी हो जाएगी तो उसका मूलधन वापस हो जाएगा। अवधि के उपरांत उसका मूलधन वापस हो जाएगा। बात समझ में आया किस तरह से जो है पूरा ऋण पत्र वाला जो है वो मार्केट काम करता है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ये जो बॉन्ड जो है ना या ऋण पत्र जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले को हम कहेंगे सुरक्षित ऋण पत्र, दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरे को हम कहेंगे असुरक्षित ऋण पत्र। जब हम सुरक्षित ऋण पत्र की बात करते हैं तो सुरक्षित ऋण पत्र का मतलब है कि जिस कर्ज के बदले उस कंपनी ने किसी संपत्ति को गिरवी रख रखा हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो सुरक्षित ऋण पत्र है, यानी कि कंपनी ने कुछ गिरवी रख रखा हो। रख रखा हो, ये गिरवी कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए उस कंपनी का जो क्या बोलते हैं वो जो प्लॉट है जिस जगह पर वो बना हुआ है उस जमीन को गिरवी रख दिया, या मान के चलिए उस कंपनी के मशीनों को गिरवी रख दिया, या उस कंपनी के ऑफिस को गिरवी रख दिया, ठीक ना। तो इस तरह से क्या होता है, अगर कुछ भी गिरवी रख रखा हो ना उसके पीछे, तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सुरक्षित ऋण पत्र। अगर वो सुरक्षित है, अगर पीछे गिरवी है, तो बट ऑब्वियस है क्या है कि इसमें ब्याज की दरें थोड़ी कम रहती हैं, ब्याज दरें कम होती हैं। बात समझ में आया? दूसरी तरफ क्या है, असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र किसको कहते हैं, जिसके पीछे कुछ भी गिरवी ना हो। हाँ, बिना गारंटी वाला, पीछे कुछ भी गिरवी ना हो। अब जब कुछ भी गिरवी नहीं है तो अपने आप असुरक्षित हो जाता है, यानी कि मान के चलिए कल जो है वो कंपनी अगर मना कर दे क्या कि हम तुम्हारा कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी गिरवी है नहीं, तो तुम किस चीज को नीलाम करके अपना पैसा वापस करोगे या वापस प्राप्त कर पाओगे, कुछ भी तो गिरवी नहीं रखा हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे ऋण पत्रों को कहा जाता है असुरक्षित ऋण पत्र। तो बट ऑब्वियस है असुरक्षित है तो क्या हो जाएगा, इसमें ब्याज दरें ज्यादा होंगी, ब्याज दरें ज्यादा होंगी। बात समझ में आ रहा ना? इस तरह से जो है वो ऋण पत्र या डिवेंचर का मार्केट काम करता है। इनफैक्ट आपको बताऊं, कई कंपनी तो अपने शेयर्स को भी गिरवी रख देती है, शेयरों को ही गिरवी रख देती है। पैसा प्राप्त करना है, शेयरों को गिरवी रख देती है कि मान के चलो कि अगर हम तुमको ये ना पे कर पाए तो क्या करना, मेरे इन शेयरों को बेच देना मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच देना, ठीक ना। बोला जाता है अडानी जी इस चीज के महारथी हैं, ठीक ना। वो अपनी एक कंपनी के शेयर को गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं, ठीक ना, फिर एक नई कंपनी बनाते हैं, फिर उस नई कंपनी के शेयर्स को फिर से गिरवी रख देते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से अडानी के कंपनियों के जो है वो इंक्रीज में या राइज में ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि उसने डेट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। एक कंपनी के शेयर को प्लेज करके दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेना या फिर कर्ज ले लेना बैंक से, इन चीजों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। दिखाता हूं आपको, ये देखिए अंबुजा सीमेंट है ना, ठीक ना। अंबुजा सीमेंट, लास्ट ईयर जो है वो न्यूज आया कि अंबुजा सीमेंट को 100% पूरी तरह से जो है वो किसने कर रखा है, एक्वायर कर लिया। अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया है गौतम अडानी ने, ठीक ना। दिखाता हूं, होल्डरिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इस नाम से मतलब अलग अलग ये लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी बना के एक्वायर कर लेते हैं ना, इसलिए खोजना टफ हो जाता है सेम नाम से। रुकिए मैं खोज के दिखाता हूं आपको, और इसमें प्लेजिंग परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा ना। अंबुजा सीमेंट
एक्वायर्ड एक्विजिशन, ये दिख रहा, ये देखिए अडानी ने जो है वो वही होल्डिंग कंपनी के माध्यम से क्या कर रखा है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों को खरीद लिया है। Adani Group now the second largest cement player as the acquisition of Ambuja Cement और ACC complete। 16 सितंबर का न्यूज है, ठीक ना। इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को खरीद लिया है, ठीक ना। मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको अंबुजा सीमेंट का प्लेजिंग परसेंटेज, और ये स्क्रीनर जो है वो जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा तब तक दिखाएगा नहीं। कोशिश करता हूं, क्यों, क्योंकि कुछ ही इंडिकेटर दिखा रहा है ना, मैं वो इंडिकेटर दिखाना चाह रहा हूं कि कितना परसेंट प्लेज है इसका, यानी कि कितने परसेंट अपने शेयर को उसने गिरवी रख रखा है। कहीं और अगर मैं दिखा सकूं इस चीज को, उसमें देखते हैं मनी कंट्रोल पे दिख जाए। अंबुजा सीमेंट दिख रहा, अंबुजा सीमेंट प्रोडक्शन के बेसिस पर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक ही अभी। खुल जा, कितना टाइम लगा रहा है, ये लोग इतना ऐड धर देंगे ना कि आप कुछ नहीं देख पाइएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधे सर्च कर लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े बिजली वाले क्या बता रहे हैं? देखिए ये देखिए, इन सितंबर 2022 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हॉल्सिन स्टेक एक्विजिशन द ग्रुप प्लेस्ड इंटायर स्टेक इन अंबुजा सीमेंट। पूरा का पूरा जो 63% इसने खरीदा ना, ये पूरा का पूरा इसने गिरवी रख दिया और बैंक से क्या किया, कर्ज उठा लिया, और उस पैसे को यूज कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के एक्सपेंशन में, किसी दूसरी कंपनी को आगे बढ़ाने में, ठीक ना। फिर मान के चलिए वो कंपनी थोड़ी सी आगे बढ़ गई तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया, उस कंपनी के शेयर का प्राइस मान के चलिए आज क्या किया इन्होंने, 300 रुपया में प्रति शेयर पर क्या किया, अंबुजा सीमेंट के मान के चलिए शेयर खरीद लिए, 50% शेयर खरीद लिए, ठीक ना। फिर हम अडानी जी जाएंगे, क्या कहेंगे, अडानी जी जाएंगे HDFC बैंक के पास, तो जाके क्या बोलेंगे कि ऐसा है ना, देखो मेरे पास जो है ना वो अंबुजा सीमेंट के 50% शेयर है और एक एक शेयर का वैल्यू आज जो है वो कितना है, 300 रुपया। तो यानी कि अगर मेरे पास 50% शेयर है और इसको 300 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा टोटल जो है वो अंबुजा सीमेंट में कितना प्राइस आ जा रहा है, तो आ रहा है 500 करोड़ रुपया। बस एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ, 500 करोड़ रुपया। तो ऐसा है, मुझे 400 करोड़ का लोन दे दो, बदले में क्या है, मैं ये 50% शेयर गिरवी रखता हूँ। बात समझ में आया? बैंक भी ये सोचेगी कि कोई बात नहीं, अगर कल ये पैसा लेके भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसका शेयर बेच दूंगा, 300 है ना, घट के मान के चलो 280 पर भी बिकेगा तब भी मेरा पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अडानी ने क्या किया, इस तरह से पैसा उठा लिया। अब इस पैसे को क्या किया उसने, अडानी पोर्ट में लगाया। अडानी पोर्ट एक दूसरी कंपनी है, अडानी पोर्ट में लगाया। अडानी पोर्ट के आज शेयर प्राइस है मान के चलिए 500 रुपए। अब उसने पैसा लगाया, नया कैपिटल लगाया, इसके माध्यम से क्या हुआ, इस कंपनी का एक्सपेंशन हुआ। इस कंपनी का एक्सपेंशन हुआ तो क्या किया, इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए। इस कंपनी के शेयर प्राइस 400 रुपए से बढ़कर कितने हो गए, 800 रुपए के आसपास पहुंच गए। अब क्या होगा, अडानी फिर जाएंगे HDFC के बजाय अब जाएंगे ICICI बैंक के पास, जाके बोलेंगे कि ये देखो मेरे पास अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट के मेरे पास 70% शेयर है और इस कंपनी के एक एक शेयर का वैल्यू है 800 रुपया। तो अगर देखा जाए तो अडानी पोर्ट में मेरे पास अभी हिस्सेदारी कितनी है, अभी हिस्सेदारी है 8000 करोड़। तो ऐसा करो, मुझे 6000 करोड़ का लोन दे दो, बदले में मैं इतना गिरवी रख देता हूं। क्या हुआ,
बैंक भी ये सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ये अपने शेयर गिरवी रख रहा है ना, तो मैं इसको लोन दे देता हूँ, बाद में क्या होगा अगर ये लेके भागेगा तो मैं इसके शेयर बेच के अपना पैसा निकाल लूंगा। अब क्या हो गया, फिर उसको मिल गया 6,000 करोड़। ये 6,000 करोड़ उठा के वो क्या करेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी में डाल देंगे। अब अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस मान के चलिए आज कितना है, 500 रुपया पर शेयर। अब क्योंकि इन्होंने नया फंड उसमें डाला तो वो कंपनी एक्सपेंड करेगी, वो कंपनी जैसे ही एक्सपेंड करेगी तो 500 रुपए प्रति शेयर से उसकी कीमत बढ़कर हो जाएगी 1,200 रुपए। फिर वो जाएंगे लेके कि इस कंपनी में मेरे पास शेयर है तो इसको इसमें से कुछ गिरवी रख लो और मुझे इतना पैसा ले लो। इस तरह से क्या हुआ है, अडानी में डेट का क्या हुआ है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी प्लेज कर करके जो है वो डेट को लिया गया है। किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो सब ठीक रहता है। दिक्कत तब होती है जब अचानक से रातों रात किसी कंपनी के शेयर जो है ना वो 30% गिर जाते हैं। तो एचडीएफसी ने तो ये सोचा था ना कि 300 का है 280 तक भी बेच लेंगे तो फायदा है, लेकिन रातों रात अगर 250 आ गया तब क्या करोगे, तब तो तुमको नुकसान होने लग गया ना। शेयर मार्केट में तो बहुत तेजी से फ्लो होता है, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है, ठीक ना। तो इस तरह से चीजें की जाती है मार्केट में। बात समझ में आया? असुरक्षित ऋण क्या होता है? असुरक्षित ऋण का वही मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी गिरवी नहीं है, ठीक। लेके भाग गया विजय माल्या, सबका पैसा अब खोजते रहो, ठीक ना। 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, क्या गिरवी रखोगे? उसने खैर गिरवी रखा था, उसने गिरवी रखा था। उसने क्या किया था ना, उसने बहुत बढ़िया चूना लगाया। उसने क्या किया कि उसके पास जितने भी ऑफिसर्स थे, किंग फिशर एयरलाइंस के पास जितने भी ऑफिसर्स थे, ठीक ना, जितने भी उसके पास वो थे, एरोप्लेन्स जितने भी थे, इन सबको क्या किया उसने गिरवी रखा। इन सबको उसने गिरवी रखा और बोला क्या कि देखो मेरे पास ये सब है, ये सब है, क्या करो इसके बदले मुझे इतना कर्ज दो। उसने कर्ज ले लिया, कर्ज ले लिया। बाद में उसने बोला क्या कि मेरे पास पैसा नहीं है कर्ज को वापस चुकाने के लिए। तो उन सबने कहा क्या कि तो ठीक है, तुम अपना जो एरोप्लेन जो है तुम्हारा वो दो, हम लोग उसको नीलाम करेंगे और उसको नीलाम करके हम अपना कर्जा सधाएंगे। यही तो बात होती है ना। तो विजय माल्या बोले क्या कि ऐसा है ना, मैंने कभी वो एरोप्लेन खरीदा ही नहीं था, मैंने तो उसको रेंट पे ले रखा था, वो एरोप्लेन तो किसी और का है। बात समझ में आया? इस कारण से इस कारण से क्या कहा जाता है उनको, उसको मतलब विजय माल्या को क्या कहा जाता है, विलफुल डिफॉल्टर। जो आदमी क्या करता है ना, गिरवी में रखी हुई संपत्ति को या तो गलत तरीके से प्रेजेंट करे या फिर क्या करे कि मान के चलिए मैंने क्या कहा, एक मशीन को मैंने बोला क्या कि ठीक है मैं इस मशीन को गिरवी रख रहा हूं, मुझे क्या करो 100 करोड़ रुपया दे दो, और फिर मैं क्या कर रहा हूं बाद में इस मशीन को किसी और को बेच दे रहा हूं। यानी कि क्या है, वो आदमी जानबूझ के डिफॉल्ट करना चाह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्ट। बात समझ में आया? और भारत में कानून मतलब विजय माल्या के भागने के बाद ही ये कानून बना है, विजय माल्या नीरव मोदी सबके बाद ही जाके ये कानून बना है। विलफुल डिफॉल्टर वर्तमान में क्या हो गया है कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर कैटेगराइज हो जाता है तो उसकी पर्सनल संपत्ति को भी जब्त करके नीलाम किया जा सकता है, पता है ना, ठीक ना। इसी कारण से क्या होता है कि विलफुल डिफॉल्टर इन लोगों को करार देने की कोशिश की जाती है। वैसे भारत में क्या होता है आपको बता देता हूं, भारत में क्या होता है कि कंपनी एक अलग ही इकाई है और मैं या फिर जो उसमें निवेशक है या जो उसका प्रमोटर है, जो उसका मालिक है, वो एक अलग इकाई है, ठीक ना। कंपनी का अपना बैलेंस शीट बनता है, उसका अपना लेखा जोखा बनता है और मालिक का अपना अलग लेखा जोखा होता है। ऐसा थोड़ी है कि कल कंपनी बर्बाद हो गई तो इस मालिक के संपत्ति को ले जाकर तुम बेच दोगे। इसी कारण देखिएगा क्या रहता है, कंपनियों के नाम के पीछे लिखा रहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी यानी कि लिमिटेड, कि ये जो है वो वहीं तक सीमित है। रिलायंस एक अलग निकाय है, मुकेश अंबानी एक अलग निकाय है। ऐसा नहीं है कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो खराब करने लग जाए या रिलायंस इंडस्ट्रीज दिवालिया घोषित हो जाए तो तुम मुकेश अंबानी की संपत्ति ले जाकर बेच दो। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो इस कारण से ये दोनों अलग अलग इकाई है, ठीक ना। कंपनी अलग इकाई है, मालिक जो है वो अलग इकाई होता है। लेकिन यदि मालिक को विलफुल डिफॉल्टर करार दे दिया गया, अगर वो प्रूव हो गया कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, इसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, जानबूझ के। एक तो होता है कि मान के चलिए आपने कर्ज लिया और बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपने कोशिश की चलाने की, बिजनेस नहीं ठीक से चला, इस कारण से आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं,
वो तो नॉर्मल कंडीशन है, होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है, कितने सारे स्टार्टअप्स पैदा होते हैं और 5 रात 6 रात में ही बर्बाद हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो तो एक सामान्य परिघटना है, वो तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उसमें बिल्कुल नरमी बरती जाती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके लिए, उस कंपनी को नीलाम किया जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक ना, आईबीसी, उस कंपनी को नीलाम किया जाता है। मान के चलिए कोई दूसरा प्लेयर जो शायद उस कंपनी को ज्यादा अच्छे से चला पाए तो वो खरीद लेगा, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा कि ये भी मुक्त हो जाएगा, इस कंपनी का जो मालिक है ये भी उस अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा, कुछ तो पैसा उसको मिल ही जाएगा, जो पैसा मिल जाएगा उससे मान के चलिए वो अपने कुछ कर्ज को भी चुका पाएगा। बात समझ में आ रहा। तो कंपनी को वैसे संदर्भ में जो है उसको समर्थन दिया जाता है, सरकार मदद करती है। इनफैक्ट जो है बताऊंगा, आईबीसी पढ़ाऊंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सरकार जो है वो क्या करती है, नियामकों का एक दल नियुक्त किया जाता है, वो लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कि क्या इस कंपनी को संभाला जा सकता है। जैसे भी चल रहा है ना गो एयर का नीलामी का प्रोसेस चल रहा है ना, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है, उसने बोल दिया है क्या कि नहीं हम नहीं चला पा रहे हैं, ठीक ना। तो फिर क्या किया जाता है, जितने भी उसके कर्जदाता होते हैं ना उन सबका एक फोरम क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए एसबीआई से ले रखा है, आईसीआईसीआई से ले रखा है, किसी और से ले रखा है, तो ये सारे मिलकर बैठेंगे, ये सारे मिलकर डिसाइड करेंगे क्या कि हम क्या करें, किसी को नियुक्त करें क्या जो इस कंपनी को शायद संभाल ले, तो हमारा कर्ज वापस आ जाएगा। अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है तो फिर वो क्या करते हैं, इस कंपनी को नीलाम करते हैं। लेकिन यदि किसी निवेशक को, यदि किसी मालिक को विलफुल डिफॉल्टर यदि करार दे दिया गया तो इसकी निजी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी और निजी संपत्ति भी नीलाम कर दी जाएगी, ठीक ना। तो वर्तमान में भारत में ये जो नीरव मोदी हो गए, या फिर जो कौन है विजय माल्या हो गया, एक और कौन था मेहुल चौकसी हो गया, ये सब जो है वो विलफुल डिफॉल्टर, ठीक ना। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि इनको पकड़ के लाया जाए और इनकी संपत्ति वगैरह जब्त की जाए, इनको नीलाम किया जाए सबको, ठीक ना। तो बिल्कुल और प्लस तो क्या कर सकते हैं, अब क्या करोगे, किडनी थोड़ी निकाल के बेच लीजिएगा। उद्देश्य ये होता है कि जितना ज्यादा बैंकों, अभी बात बताइए, बैंकों ने भी तो रिस्क लिया ना, खाली तो मलाई थोड़ी काटोगे, तुमने बिना सोचे समझे क्यों रिस्क लोन दे दिया, इतना ज्यादा लोन क्यों दे दिया, 9,000 करोड़ लोन देने के लिए पीएनबी ने क्यों इतना सारा पैसा दे दिया उसको, उसको पकड़ना चाहिए था ना। तो भाई तुम्हारा, तुमने भी गलती की है ना, तो नुकसान तुमको झेलना पड़ेगा, ठीक ना। जो वापसी हो सकती है उतना वापसी का प्रयास किया जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी तो यही होता है ना। जैसे मान के चलिए अभी एयर, वो जो था ना एयर इंडिया पर कितना हजारों करोड़ का लॉस था, ठीक ना, लेकिन टाटा एयरलाइंस ने उसको बहुत कम पैसों में खरीदा है। बात समझ में आया। तो पूरा का पूरा वापसी थोड़ी होता है। एक बात बताइए, जब आपका पैसा डूब रहा होता है तब आप क्या सोचते हैं कि जो वापस आ जाए, आप ये थोड़ी सोच रहे होते हैं कि पूरा का पूरा वापस आ जाए, समझ में आ रहा। तो जो वापस आ जाए, लॉस जितना कम से कम हो, ठीक ना, पूरा थोड़ी आएगा। तो ये है प्रोसेस, क्या है, ऋण पत्र से संबंधित, ठीक। यदि हम ऋण पत्रों की बात करें तो ऋण पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। दूसरे को कहा जाता है परिवर्तनीय ऋण पत्र, और तीसरे को कहा जाता है अर्ध परिवर्तनीय। बात को समझिएगा, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र का क्या मतलब है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र का सीधा सा ये मतलब है कि यानी कि ये ऐसे ऋण पत्र हैं, ये ऐसे बॉन्ड हैं जो आजीवन बॉन्ड के रूप में ही रहेंगे, जो इनकी अवधि है ना उस पूरी अवधि तक ये बॉन्ड के रूप में ही रहेंगे, और ऋण धारक, ऋण पत्र धारक जो था उसको ब्याज मिलता रहेगा, और जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो उसका मूलधन उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि ये परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो सर परिवर्तन किस चीज में, परिवर्तन की आखिर बात ही कहां से आ गई, क्यों। जब मैं परिवर्तनीय ऋण पत्र बता रहा हूं तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, जैसे मान के चलिए मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी,
ठीक ना। मान के चलिए मेरे को कर्ज चाहिए अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, मैंने आपको बोला क्या कि 1,00,000 रुपया कर्ज दे दो, 3 साल बाद मैं क्या करूंगा, 3 साल तक मैं आपको 8% प्रति वर्ष के हिसाब से जो है वो ब्याज देता रहूंगा, और 3 साल जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपका 1,00,000 रुपया भी आपको वापस कर दूंगा। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ठीक ना। ये हो गया अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, यानी कि 3 साल तक मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हर साल में 8-8 हजार रुपया दे रहा हूँ, 8,000 रुपया दे रहा हूँ, और जब आपका 3 साल पूरा हो गया तो मैं आपका 1,00,000 भी आपको वापस कर दे रहा हूँ। ये तो हो गया अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन जो परिवर्तनीय ऋण पत्र होता है, इसमें क्या होता है, मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसा है, 1 साल तक तो मैं आपको क्या दूंगा, 1 साल तक तो मैं आपको ब्याज दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद आपको अपने ऋण पत्र को मेरी कंपनी के शेयर में परिवर्तित करना होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि क्या है कि आपका जो 1,00,000 है ना, आपको मैं 1,00,000 के बराबर का शेयर दे दूंगा, मैं आगे आपको ब्याज नहीं चुकाऊंगा, नहीं मैं आपका मूलधन आपको वापस करूंगा, मैं आपको बदले में शेयर दे दूंगा अपनी कंपनी के। ऐसे ऋण पत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे परिवर्तनों को, ऐसे ऋण पत्रों को कन्वर्टिबल डिवेंचर कहा जाता है या परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है, ठीक ना। ठीक, इनका शॉर्ट फॉर्म में नेम क्या है, इनको कहा जाता है एनसीडी। एनसीडी क्या है, एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल का मतलब ही हो गया परिवर्तनीय, नॉन का मतलब जो अपरिवर्तनीय हो गए, तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक ना। परिवर्तनीय को कहा जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, एफसीडी, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक ना। और जो अर्ध परिवर्तनीय होते हैं इनको कहा जाता है एससीडी, यानी कि सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर। सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर का क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा है, 1,00,000 रुपया दिया है ना तुमने, तो 1 साल तक तो ऐसा करता हूं मैं तुमको 8,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हारे 50,000 को मैं शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, और 50,000 पर मैं तुमको 4,000 रुपया देता रहूंगा अगले 2 साल तक। और तो ये क्या हो गया, ये हो गया अर्ध परिवर्तनीय डिवेंचर या अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र। बात समझ में आया, दोनों में अंतर क्लियर हो गया ना, तीनों में अंतर क्लियर हो गया। तो शेयर मार्केट में इस तरह से भी चीजें चलती रहती है, ठीक ना। अब जरा ये बताइए मुझे कि फुल्ली कन्वर्टिबल जो डिवेंचर है, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाने के बाद जो ऋण पत्र धारक था उसको लाभांश मिलेगा कि उसको ब्याज मिलेगा, जरा सोच के बताइए। जब उसने अपने ऋण पत्र को शेयर में कन्वर्ट कर लिया है तो अब उसको ब्याज नहीं मिलेगा, अब उसको लाभांश मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब वो ऋण पत्र धारक रह ही नहीं गया है, अब वो क्या बन गया, तो वो शेयर धारक बन गया ना। बात समझ में आया। तो जैसे ही वो शेयर धारक बन जाएगा वैसे ही अब उसको क्या मिलने लग जाएगा, उसको मिलने लग जाएगा क्या, लाभांश। यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगला टर्म है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड जरा बात को समझिएगा। परपेचुअल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है जिनकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है। क्या हो गया, जिनकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती। कोई अवधि नहीं, यानी कि एक निवेशक ने अगर इस बॉन्ड में निवेश कर दिया है तो उसको आजीवन, जब तक वो कंपनी चाहेगी, जब तक वो कंपनी चाहेगी तब तक क्या करती रहेगी, वो उसको कर्ज ही देती रहेगी, इसमें कोई अवधि नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अपना मूलधन वापस मांग सकते हैं, हाँ आपको ब्याज मिलता रहेगा, वो ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आप मूलधन नहीं मांग सकते हैं। मूलधन आपको तभी मिलेगा जब कंपनी चाहेगी क्या कि नहीं अब हम इस परपेचुअल बॉन्ड को खत्म करना चाहते हैं, ये लो पकड़ो अपना मूलधन और मेरा तुम्हारा खत्म, तभी जाकर जो है वो खत्म होगा। परपेचुअल, परपेचुइटी का मतलब ही होता है जो अनंत काल तक चले, ठीक ना। तो परपेचुअल बॉन्ड का मतलब ही होता है कि जिसकी कोई परिपक्वता की अवधि नहीं होती, ठीक ना। आपको ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा, ठीक है।
ब्याज निरंतर मिलता रहेगा। मूलधन तभी मिलेगा जब वो कंपनी डिसाइड करेगी। जब कंपनी, या फिर मान के चलिए आप भी कंपनी के साथ बैठकर डिस्कस कर ले रहे हैं कि ऐसा है कि मूलधन वापस कर दो, अगर मान के चलिए वो तैयार हो जाता है तो दोनों साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, इस चीज को समाप्त कर सकते हैं या फिर इस बॉन्ड को वापस कर सकते हैं। यानी कि क्या है कि यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है ना, यहाँ पर जो है वो लॉक इन पीरियड कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि इतने दिन के लिए ये पैसा लिया है, क्योंकि अनंत काल के लिए है। नाम जो है ही है, नाम ही है परपेचुअल बॉन्ड। बात समझ में? हाँ और क्या, बट ऑब्वियस है ना। तो वो तो नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड होता है ना, उसमें पहले से ही मेंशन रहता है कि ये परपेचुअल बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, निवेशक तभी इसमें निवेश करना चाहेगा जब ब्याज दर ज्यादा होगा। वो भी टेंशन फ्री होना चाहता है, कंपनी वो चाहता है क्योंकि मुझे मूलधन वापस करने का टेंशन ना रहे, ठीक ना। मान के चलिए भविष्य में उस कंपनी का स्थिति ठीक ठाक हो गया तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ डिस्कस करके वापस कर दूं आपका मूलधन, टेंशन ही खत्म करूं, नहीं तो ब्याज देते रहना पड़ेगा। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, परपेचुअल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? परपेचुअल बॉन्ड भारत में जारी होते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊं, यस बैंक को एसबीआई ने भी परपेचुअल बॉन्ड दे रखा था, ठीक ना। ये देखिए देखिए बॉन्ड टू, देख रहा ना, परपेचुअल बॉन्ड अलाउड है, किसी भी समाज में अलाउड है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है परपेचुअल बॉन्ड जारी करने में, देखना ये दिख रहा ना परपेचुअल बॉन्ड। यहां तक क्लियर हो गया? तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है परपेचुअल बॉन्ड, यानी कि जो परपेचुइटी के लिए है, यानी कि अनंत काल के लिए है। यहां तक बात समझ में आया? अगर परपेचुअल बॉन्ड समझ में आ गया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर एग्जाम। बॉन्ड 81 बॉन्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट, कारण भी बताऊं। सबसे पहले समझ लीजिए कि 81 बॉन्ड है क्या। 81 बॉन्ड एक तरह का परपेचुअल बॉन्ड है, एक तरह का परपेचुअल बॉन्ड है जो भारत के बैंक्स जारी कर सकते हैं, या विश्व में भी बैंक या बैंकिंग संबंधित कंपनियां जारी करते हैं। जनरली बैंकिंग संबंधित कंपनियां जारी करते हैं, बैंकिंग कंपनी जारी करते हैं, एनबीएफसी हो गया, बैंकिंग कंपनियां हो गए, ये जारी करते हैं 81 बॉन्ड, ठीक ना। परपेचुअल बॉन्ड होते हैं यानी कि इनमें कोई अवधि नहीं होती है, कोई इनकी निश्चित परिपक्वता की अवधि नहीं होती है। बात समझ में आया? दूसरी बात, अगर कंपनी को लग रहा है, अगर बैंक को लग रहा है कि वो वापस पैसा नहीं देना चाहती है तो वो इसको राइट ऑफ कर सकती है, जब उसको मर्जी करेगा ना वो इसको राइट ऑफ कर देगी, मतलब पैसा देने से मना कर देगी कि हम नहीं देंगे पैसा, ना हम ब्याज देंगे ना तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। समझ में आया? 81 बॉन्ड बिल्कुल अलाउड है, इंडियन गवर्नमेंट के भारत के कानूनों के अंतर्गत आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है 81 बॉन्ड, ठीक ना। बाजिल नॉर्म्स आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम में अंतर्गत मैंने पढ़ाया था ना, बाजिल नॉर्म्स, बाजिल 3 के अंतर्गत बैंकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 81 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया था। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल निवेशक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बैंक को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मान के चलिए यदि कुछ लोगों का पैसा डूब भी गया लेकिन उस कारण से यदि बैंक बच जाता है तो आरबीआई ये करने के लिए तैयार है, ठीक ना। तो 81 बॉन्ड किस तरह के बॉन्ड होते हैं? जो परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसमें कोई अवधि नहीं होती है। यदि उस बैंक की दिशा दशा खराब हो रही है, अगर उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो बैंक क्लियरली बोल सकता है अपने निवेशकों को कि तुम्हारा पैसा गया, हम ना तो तुमको कल से ब्याज दे रहे हैं ना तुमको हम कल से क्या दे रहे हैं, तुम्हारा मूलधन वापस कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब सिंपल सी बात है, जब इतना ज्यादा रिस्क है तो बट ऑब्वियस है क्या कि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसमें ब्याज दर बहुत अधिक होता है। वही निवेशक इतना ज्यादा रिस्क तभी लेगा ना जब ब्याज दर ज्यादा होगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि वो ब्याज दर हाई रहता है। बाजिल 3 नॉर्म्स, बैंकिंग सिस्टम जाके पढ़िए, बैंकिंग सिस्टम में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ठीक ना। बाजिल
हाँ वही बादल कहते हैं, बेसल नॉर्म्स। बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड में बासेल एक जगह है, वहां पर क्या है कि बैंकों की एक समिति बनाई गई, जहां पर क्या हुआ कि सबने मिलकर डिसाइड किया क्या कि बैंकों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले आया बासेल 1, बहुत डिटेल में करवाया था आप लोगों को, फिर आया बासेल 2, और फिर 2008 में जब क्राइसिस आया, लेमन ब्रदर क्राइसिस, उसके बाद आया बासेल 3। तो बासेल 3 के अंतर्गत आता है 81 बॉन्ड, ठीक ना। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत में 81 बॉन्ड जो है वो अवैध है या गलत है, तो इस रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये बासेल 3 के अंतर्गत है, और आरबीआई से अनुमति लेकर वो ये बात बोलेगा क्या कि नहीं हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आरबीआई अगर उसको बोल देगी कि ठीक है मना कर दो इनका पैसा वापस करने, तो वो मना कर देगा। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है? 81 बॉन्ड, 81 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए 81 बॉन्ड चर्चा में क्यों आया। 81 बॉन्ड चर्चा में इसलिए आया क्यों, क्योंकि यस बैंक जब बर्बाद हुआ था ना, यस बैंक 2020 में जब बर्बाद हुआ, यानी कि इतना सारा फ्रॉड वगैरह जब सामने आया, तो क्या किया इसने, उससे पहले 8,000 लगभग 8,000 करोड़ के 81 बॉन्ड से पैसे जुटा रखे थे, ठीक ना। टू बी मोर प्रिसाइज कितना था, 8,415 करोड़, 8,415 करोड़, ठीक ना। 8,415 करोड़ रुपए यस बैंक ने 81 बॉन्ड जारी करके जुटा रखे थे। जब यस बैंक प्रॉब्लम में गई ना, राणा कपूर वाला जब दिक्कत हुआ, तो आपको पता होगा यस बैंक को संभालने के लिए अलग अलग बैंकों का एक कंसोर्टियम तैयार किया गया। एसबीआई आई, एचडीएफसी बैंक आया, कई सारे बैंकों को साथ लाया गया, और इन सबको आरबीआई ने क्या कहा कि तुमको इस बैंक को बचाना है, ठीक ना, बैंक को बर्बाद नहीं होने देना, और सबने मिलकर बचा भी लिया उस बैंक को। लेकिन इस बचाने के क्रम में क्या हुआ, आरबीआई ने कहा क्या कि 81 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दो, ठीक ना। या फिर मान के चलिए उनके बोर्ड मेंबर ने ये कहा आरबीआई के सामने कि सर ये वाला कर दे तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा हम लोगों का, ठीक ना। अरे वो बर्बाद हो रही थी ना कंपनी, उस कंपनी को बचाने के लिए क्या किया आरबीआई ने अलाउ कर दिया, और इन्होंने क्या किया 8,145 करोड़ का 81 बॉन्ड राइट ऑफ कर दिया, यानी कि जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगा रखा था उन सबको पैसा देने से मना कर दिया। बात समझ में आई? नहीं गया, ठीक ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब जरा बात को समझिए। अब क्या हुआ, इस कंपनी में, इस बॉन्ड में जो निवेशक थे ना, ये सारे निवेशक पहुंच गए कोर्ट। इन्होंने जाके मुंबई हाई कोर्ट में केस कर दिया। इन्होंने बोला क्या कि हमें 81 बॉन्ड जो है वो एफडी बोल के बेच दिया गया था, हमें ये नहीं बताया गया था कि ये 81 बॉन्ड है, हमें यस बैंक ने ये बोला था कि ये एक नई तरह की एफडी है जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसमें पैसा लगाओ आपका पैसा जल्दी से बढ़ेगा, ठीक ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का लास्ट ईयर जो है ना वो वर्डिक्ट आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है क्या कि यस बैंक ने गलत तरीके से लोगों से पैसा उठाया है, तो उसे 81 बॉन्ड के तहत जो 8,145 करोड़ जो रुपया जो उसने जुटाया है उसे निवेशकों को वापस करना होगा। लेकिन आरबीआई ने जो है वो इस चीज को सिरे से नकार दिया। आरबीआई ने बोला क्या कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि 81 बॉन्ड के प्रावधानों में ये बात क्लियरली मेंशन्ड होता है क्या कि हम जब चाहें आपका पैसा वापस करने से मना कर सकते हैं। तो अगर कोई निवेशक निवेश कर रहा है तो उसको सोच समझ के निवेश करना चाहिए था, ठीक ना। वो बाद में जाके ये बहाना नहीं बोल सकता है कि हमें एफडी बोल के बेचा गया है। आपको पहले ही देख लेना चाहिए था कि आपको इतना हायर इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, आपको ये भी तो सोच लेना चाहिए था। तो मुद्दा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन चूंकि पिछले साल इसके संदर्भ में ये वर्डिक्ट आया है और ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हाई कोर्ट और आरबीआई के बीच में, इस कारण से ये चर्चा में बहुत ज्यादा रहा और इसके बारे में पूछे जाने की संभावना होती है। क्लियर हुआ कहानी पूरी? ठीक, मैंने पूरी कहानी बताई आपको ताकि आपको पूरी बात याद रहे। ये देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 81 बॉन्ड, ठीक है। यस बैंक ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, ठीक ना। इसके अलावा ये देखिए ये सब देख रहे हैं, इसी साल का खबर पूरा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑन होल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर,
सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को होल्ड पर भी लगा दिया है क्या कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर लगेगा नहीं। रिलीफ फॉर यस बैंक, सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑन होल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग। देखना दिख रहा है, पिछले पूरे साल जो है वो इसी पर विवाद चला है। 22 जनवरी को क्या आया था कि पिछले साल क्या मतलब इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, क्वेसेस राइट ऑफ यस बैंक ओवर 8000 करोड़, वही बताया ना अभी 8415 करोड़। हाई कोर्ट ने क्या बोला था, नहीं ये गलत तरीका है, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। यस बैंक जो है वो आरबीआई के साथ बात करके वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, अभी बात और चलेगी, देखते हैं क्या होता है आगे। बात समझ में आया क्यों बोला मैंने कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सपना देख के नहीं बोलता हूं पहली बात तो। दूसरा और कारण बताओ क्यों मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण क्या है जरा बात को समझिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रेडिट स्विस, इस कंपनी का नाम सुना है स्विस। ये स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, ठीक ना। स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी यूबीसी के बाद, यूबीसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी हुआ करती थी, ठीक ना। पिछले महीनों क्या हुआ, फरवरी मार्च में क्या हुआ कि अचानक से ये कंपनी बर्बाद हो गई, ये कंपनी बर्बाद हो गई, ठीक ना। क्रेडिट स्विस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये क्या हो गई, ये बर्बाद हो गई। जब ये कंपनी बर्बाद हुई तो इस कंपनी को यूबीसी ने खरीद लिया औने पौने दाम में बचाने के लिए, पता है ना। इस कंपनी के शेयर प्राइसेस जो है वो लगभग 90% गिर गए, कुछ महीनों में इस कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो 90% के आसपास गिर गए, ठीक ना। तो यूबीसी ने इसको बचाने के लिए इसको बाय कर लिया, ठीक। और फिर क्या किया यूबीसी ने बोला कि इस कंपनी ने $17.5 बिलियन, बिलियन का मतलब समझ रहे हैं, बिलियन का मतलब होता है अरब, $17.5 बिलियन वर्थ के इस कंपनी ने 81 बॉन्ड जारी कर रखे थे, यानी कि $17.5 बिलियन रुपया जो है ना, डॉलर जो है इसने जमा कर रखा था किस रूप में, 81 बॉन्ड जारी कर करके। यूबीसी ने बोला क्या कि भूल जाओ, नहीं मिलेगा पैसा, ठीक ना। इस कारण से भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। सोच रहे हैं $17.5 बिलियन कितना बड़ी रकम है, ठीक ना। तो इस कारण से भी 81 बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी संभावना है कि इस बार पूछा जा सकता है। ये लोग इतना ऐसा लगा करके और जब ये लोग बोल जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट मेंशन था ना, देख रहा $17 बिलियन, देख रहा कब का न्यूज है, 21 मार्च का, ताजा न्यूज है ये, वही टाइम पीरियड है जब आपका पेपर बन रहा होता है, लिखा ना। क्रेडिट स्विस टेक ओवर क्या है, 81 बॉन्ड वर्थ 17 बिलियन विल बी राइट ऑफ यूबीएस, यूबीसी नहीं, मैंने यूबीसी लिख दिया था, यूबीएस। $17 बिलियन जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक ना। व्हाट हैपेंड टू 81 बॉन्ड किराया एंड ऑल दैट, ठीक ना। तो ये है 81 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। बात समझ में आ रहा, आपको लग रहा होगा ना कि फिर तो सर 81 बॉन्ड में कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए, है? अभी 4 सप्ताह पहले ही पंजाब नेशनल बैंक ने जो है 2000 करोड़ रुपया जारी किया, मतलब प्राप्त किया है 81 बॉन्ड से। 81 बॉन्ड पीएनबी 24 मार्च 500 करोड़, रेजेस 974 करोड़, ठीक ना। इतना परसेंट ब्याज देगी 8.75, ठीक ना, दिख रहा 25 मार्च का न्यूज। एक्चुअली बात क्या होता है मैं बताऊं आपको, अंदर की बात ये है ना कि आपके जैसे निवेशक हम लोग डायरेक्ट निवेश नहीं करते हैं, हमें थोड़ी पता है। एक बात बताइए, ये लोग करोड़ों में पैसा जमा कर जुटा रहे हैं, मेरे आपके जैसे लोग डायरेक्ट निवेश नहीं कर रहे होते हैं। हमें क्या किया जाता है ना, हम जो म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं ना, किसी बॉन्ड वाले या डेट म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा लगाते हैं ना, तो हमने तो उसको पैसा दे दिया कि तुम मैनेज करो। अब क्या करते हैं, इनकी सेटिंग गेटिंग होती है उनसे, और ये उनसे पैसा लगवा लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो गलत कर रहा है, वो भी इस उम्मीद में पैसा लगाता है कि कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके पास मान के चलिए हजारों करोड़ रुपया है,
मैंने दिखाया था ना आपको कल कि एक एक फंड में कितने हजारों करोड़ जो है वो रुपए होते हैं, ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए मैंने कल आपको दिखाया था, उसके पास ढेर सारा पैसा है, ठीक ना, अलग अलग लोगों से उसने म्यूचुअल फंड के रूप में जो पैसा जुटा रखा है, तो वो कुछ पैसों पर रिस्क भी लेना चाहती है, कुछ पैसों को सेफ में, मतलब जहां पर ज्यादा सुरक्षा है, कुछ को मीडियम रिस्क वाले में, कुछ को हायर रिस्क वाले में, तभी तो उसका रिटर्न ज्यादा दिखेगा। अगर उसका रिटर्न ज्यादा नहीं दिखेगा तो फिर आप उसको पैसा ही नहीं दीजिएगा अपना पैसा मैनेज करने के लिए। बात समझ में आ रहा? तो ये जनरली जो है ये पैसा कहां से प्राप्त करते हैं, ये जनरली पैसा प्राप्त करते हैं, ये देखिए दिखाता हूं आपको, डेट म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में आ गया ना, ये सारे हैं देखिए डेट म्यूचुअल फंड। इसमें से रैंडमली मैं किसी पर क्लिक कर रहा हूं, देखिए एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड, ठीक ना, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कहां पर निवेश करता है, जो बॉन्ड में निवेश करता है। इक्विटी वाले कहां करते हैं निवेश, शेयर मार्केट में, ये बॉन्ड में निवेश करता है, ठीक ना। ये तो अभी हाल फिलहाल का पैदा हुआ है, कोई पुराना वाला देखते हैं, हाइब्रिड नहीं, शॉर्ट टर्म। चलिए इसी को देखते हैं, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड, ठीक है। ये देखिए ये लंबा है, 3 साल का इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है लगभग 5% के आसपास। ये देखिए इसकी होल्डिंग्स देखिए, इसकी होल्डिंग्स में इन्होंने कहां कहां लगा रखा है पैसा, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पास टोटल जितना पैसा है ना, कितना पैसा है इसके पास टोटल, इसके पास टोटल पैसा है 13,216 करोड़ रुपए, ठीक ना, अलग अलग लोगों से इसने जुटा के इतना बड़ा फंड है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो मैनेजर है वो अलग अलग जगहों पर रिस्क लेगा ना, तभी तो वो थोड़ा सा रिटर्न प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो अगर वो कम रिटर्न प्राप्त करेगा तो फिर आप लोग जो है उसको पैसा ही नहीं दीजिएगा, तो उसको भी तो कमाना है ना। ये देखिए ये है इसके फंड मैनेजर राजीव राधाकृष्णन और मोहित जैन, ये दोनों मिलकर इस फंड को मैनेज करते हैं। तो कुछ ना कुछ एक बात बताइए, मेरे पास ही खूब सारा पैसा होगा, मैं कुछ पैसा जो है वो एकदम सेफ एसेट में लगाऊंगा, कुछ उनको मीडियम रिस्क में लगाऊंगा, कुछ को हायर रिस्क में लगाऊंगा। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, ये अलग अलग तरह के रिस्क लेते हैं। जैसे कि ये देखिए इन्होंने ज्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे रखा है, सोवरेन बॉन्ड के रूप में, देख रहे हैं ना गवर्नमेंट, ठीक ना, जी सेक्स के रूप में, यानी कि ये सेफ है, गवर्नमेंट कहां भाग जाएगी, सबसे सेफ माना जाता है गवर्नमेंट वाला, ठीक ना, तो उस पर रिटर्न भी कम होता है, सेफ्टी, रिस्क है तो रिवार्ड है, ठीक ना, आपने रिस्क कम लिया है तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो ये देखिए ये हो गए वो। दूसरा है क्या, इसने नाबार्ड को दे रखा है पैसा डिवेंचर के रूप में, अब इसके पास टोटल जितना पैसा है ना उसका 6% बैंक गवर्नमेंट को, 4% फिर गवर्नमेंट को, 4% फिर गवर्नमेंट को, 4% फिर गवर्नमेंट को, 3.5% दे रखा है नाबार्ड को। पावर फाइनेंस पीएफसी को कितना दे रखा है, 3.4%। एलएनटी मेट्रो रेल हैदराबाद को डिबेंचर के रूप में कितना दे रखा है, 3.1। ठीक, आगे देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, क्या दिख रहा है, एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक ना, तो इस रूप में ये लोग देते हैं। 81 बॉन्ड इसने नहीं लगा रखा है। और देखते हैं अगर मान के चलिए कोई मिल जाता है तो इस रूप में क्या हो जाता है, हमारा पैसा कहां चला जाता है, इस रूप में हमारा पैसा चला जाता है डेट फंड्स के थ्रू। देखिए इसमें अब ऐसे मैं नहीं खोज सकता हूं ना कि किसने 81 बॉन्ड में लगा रखा है, कल एक तो मिला था जिसने 81 बॉन्ड में लगा रखा था। चलिए ऐसे ही सर्च करते हैं, मिल जाएगा। इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन 81 बॉन्ड, देख रहे हैं 81 बॉन्ड पर कितने सारे आर्टिकल छप रहे हैं। व्हाट इज 81 बॉन्ड, ये तो 81 बॉन्ड समझा रहा है। एसोसिएटेड रिस्क, व्हाट इज सेबी इज कंसर्न, तो ये सब बात समझ में आ रहा है, बता नहीं रहा है कि कौन सा फंड है, क्योंकि नाम बता देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ओके इसी में डालता हूं इन 81 बॉन्ड ऑफ पीएनबी, तब पता चल जाएगा कि पीएनबी वाले में कितने पैसा लगाया है।
कोई नहीं, चलिए नहीं पता चल रहा, दिखा दूंगा कभी, ठीक ना। तो समझ में आया किस तरह से जो है वो 81 बॉन्ड में पैसा जाता है, ये बात तो समझ में आ गया। 81 बॉन्ड क्या होते हैं ये बात भी समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये था 81 बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, आपको बताया ना इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता चुका हूं। दो घटनाएं हो चुकी हैं, पहला तो यस बैंक वाला और दूसरा क्रेडिट स्विस वाला। तो भारत के स्तर पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब चर्चा हो रहा है, तो इसलिए पूछे जाने की संभावना। अगला टर्म देखिए, अगला टर्म क्या है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ये भी इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, संप्रभु हरित बॉन्ड, हरित बॉन्ड। जरा बात को समझिए, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले साल के बजट में सबसे पहली बार भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। इसकी घोषणा कब की गई? बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 में भारत में पहली बार इसकी घोषणा की गई, ठीक ना। वैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है या बाकी देश जो है वो 2008-9 से ही इसको जारी करते आए हैं, लेकिन भारत में पहली बार इसकी चर्चा हुई है कब? बजट 2022-23 में, ठीक ना। बजट 2022-23 में ये कहा गया था कि इस साल हम क्या करेंगे, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब है कि इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी पैसा जुटाया जाएगा उस सभी पैसे को हरित विकास में ही प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए नाम क्या है, ग्रीन बॉन्ड, कि जो भी पैसा जुटाया जाएगा ना, पैसा जुटेगा जो भी, उसका प्रयोग हरित विकास में होगा। उसका प्रयोग हरित विकास में होगा। मतलब क्या है हरित विकास का? हरित विकास का मतलब है कि यानी कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन लगाए जाएंगे, या इससे क्या होगा, पेड़ पौधे जंगल वगैरह का विस्तार किया जाएगा। इससे जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप की जाएगी ताकि जो है वो प्रदूषण को कम किया जा सके। इन सब दिशाओं में काम करने की बात की जा रही थी, ठीक ना। इसी की जिम्मेदारी जो है वो क्या दी गई, इसी की जिम्मेदारी किसको दी गई? अरे गवर्नमेंट को कोई भी बॉन्ड जारी करना होता है तो किसको बोलती है? आरबीआई को ही बोलती है। आरबीआई ही तो है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। सरकार की बैंक कौन सी है? आरबीआई है। तो आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई। ये बोला गया है कि इस साल 2023 में दो किस्तों में 16 बिलियन रुपी यानी कि 16 अरब रुपी वर्थ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 16 अरब रुपए के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इनके माध्यम से 16 बोल रहा हूं 160, सॉरी यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, 160 अरब रुपए। 16 से क्या ही होगा सरकार को, 160 अरब रुपए जो है वो जुटाए जाएंगे दो अलग अलग किस्तों में, ठीक ना। इसमें से पहली किस्त जो है वो जनवरी में लाई गई, जनवरी फरवरी में लाई गई, जिसमें क्या किया गया, दो तरह के बॉन्ड जारी किए गए। एक किए गए जिनकी मैच्योरिटी, जिनकी परिपक्वता की अवधि 5 साल की थी। दूसरी कौन सी थी? जिनकी परिपक्वता की अवधि क्या थी? जिनकी परिपक्वता की अवधि 10 साल की थी, ठीक ना। 5 साल की अवधि वाले और 10 साल की अवधि वाले दो बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 40-40 अरब रुपए जुटाए जा चुके हैं। इससे भी 40 अरब रुपए, इससे भी 40 अरब रुपए जुटाए जाए, ठीक ना। अब जो है वो आगे और है, आगे जो है वो और आगे जारी किया जाएगा और 80 अरब रुपए और जमा किया जाएगा। और इस पैसे का क्या प्रयोग किया जाएगा? इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा हरित विकास के लिए। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है ये समझ में आ गया, ठीक ना। पहली बार भारत द्वारा जारी किया जा रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना भारत सरकार जो है वो हरित विकास की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 2017 में प्लेज करके आए हुए हैं कि 2070 तक हमें क्या करना है, जीरो, ठीक ना, जीरो एमिशन या नेट जीरो एमिशन कंट्री बनना है। क्या तो कोयला उत्पादन बढ़ाएंगे? क्योंकि अचानक से नहीं हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है। अभी हमारा 60
50% से ज्यादा बिजली उत्पादन जो है वो हो रहा है कोल एनर्जी से। तो अब अचानक से कर देंगे तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, उनसे ये लोग कार्बन टैक्स वगैरह भी तो वसूलते हैं, बात समझ में आ रहा? और उसी के माध्यम से फिर क्या होता है, देखिए बात क्या हो रही है ना, ये चीज आप लोग मिस कर रहे हैं। अब मेरे को फिर एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए आप लोग रिवर्स कर रहे हैं। मुद्दा है नेट जीरो एमिशन का। जीरो एमिशन हो ही नहीं सकता है। जीरो एमिशन का क्या मतलब है? तो बात है नेट जीरो। आप प्रदूषण करो लेकिन उस प्रदूषण को सोख भी लो, इतना जितना तुम प्रदूषण कर रहे हो कम से कम उतना उपाय तुम पैदा करो जिसके माध्यम से। अब एक बात बताइए, एक तो तरीका ये है कि सब कुछ हम लोग ठप करके बैठ जाएं, नाक बंद करके बैठ जाएं, क्या कि ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे हम लोग तो हमारा जीरो एमिशन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इससे तो क्या हो जाएगा कि आपकी अर्थव्यवस्था की प्रगति ही रुक जाएगी। अब एक बात बताइए, यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति को बढ़ावा देना है तो हमें ज्यादा बिजली की तो आवश्यकता होगी ही, ठीक ना? नए सड़कें, नई तरह की जो है वो अवसंरचना बनानी है, नई फैक्ट्रियां लगानी है, तो हमें ज्यादा बिजली का उत्पादन तो करना ही है। तो ऐसा थोड़ी है क्या कि हम कोयले का प्रोडक्शन कम कर देंगे। अगर हम कोयले का प्रोडक्शन कम कर देंगे तब तो क्या हो जाएगा, तब तो बिजली के उत्पादन को ही प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसको बढ़ाओ, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से बढ़ाओ कि हम अवशोषित करें। इसके लिए क्या है, अलग इधर एक तरफ हम हरित हाइड्रोजन का विकास कर रहे हैं और ये समाधान करके तो ये तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये भी एक तर्क हो सकता है। लेकिन बात यह है क्या कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रोथ करें, ग्रोथ के साथ साथ हम नेट जीरो पर प्राप्त करें। अगर ग्रोथ करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाना होगा ही होगा, ठीक ना? हम उनको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? हम नए तरह के और क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, हम नए एयर क्या बोलते हैं वो रेल लाइन बिछाना चाह रहे हैं, तो हमें तो और ज्यादा बिजली की आवश्यकता होगी ना। बात समझ में आ रहा? तो हमें प्रोडक्शन को तो बढ़ाना होगा, लेकिन हाँ, जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिस रेट से हम इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से हम क्या करें, इनको अवशोषित करने का या इनको रिप्लेस करने का तरीका अपनाएं, तब जाके होगा। ऐसा थोड़ी है कि 2070 के चक्कर में हम अभी से सब कुछ अपना बंद कर देंगे, हम ठप नहीं होने देंगे ना। हमें अपनी अर्थव्यवस्था का भी तो विकास सुनिश्चित करना है। बात समझ में आया? तो ये है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप सोवरेन ग्रीन बॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है जो इस बार के बजट में भी चर्चा हुई है और अक्सर चर्चा होती रहती है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। वो क्या है, वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड। नाम सुना है? म्यूनिसिपल बॉन्ड बजट में पढ़ाया था, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक ना? यहाँ पर बताया था ना उस टाइम क्या, कि यहाँ डिटेल में बताऊंगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? म्यूनिसिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी नगर निगम होता है या कोई भी नगर पंचायत है या फिर मान के चलिए कोई भी जो संस्थान है जिसका उद्देश्य है क्या, कि अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करना। तो इस विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा, इसको पैसे जुटाने होंगे, पैसे जुटाने होंगे। अब पैसे जुटाने का एक बढ़िया तरीका क्या है कि ये बॉन्ड जारी करे, बॉन्ड जारी करे। जैसे मान के चलिए लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ नगर निगम है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है, नाला वगैरह बनवाना है, ठीक ना? नाला वगैरह बनवाना है, नालों की सफाई, साफ सफाई करवानी है, इसको कूड़ा वगैरह का प्रबंधन करना है, इसको इस चीज का भी ध्यान रखना है क्या कि इनके यहाँ जो है वो बिजली वगैरह का सप्लाई ठीक से जा रहा हो, कुछ दिक्कत नहीं आ रही हो, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं हो रहा हो, ठीक ना? तो बहुत तरह के काम होते हैं जो नगर निगम को करने होते हैं। इन सब के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो पैसा जुटाने का एक बढ़िया तरीका है म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि बॉन्ड जारी कर देते हैं, बदले में बोलते हैं क्या कि हम आपको कुछ ब्याज देते रहेंगे, ठीक ना? तो एक तरह का ये भी बॉन्ड है, इसी को क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक ना? यहां बात समझ में आ गया? म्यूनिसिपल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं जनरल पर्पस बॉन्ड, यानी कि सामान्य पर्पस के लिए बॉन्ड। इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है कि ये जो मैं पैसा जुटा रहा हूं इसका प्रयोग मैं किस तरफ करूंगा, ठीक ना? तो पहले वाले का नाम लिख लीजिएगा जनरल, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों इसके टाइप्स दिए जा सकते हैं। तो पहले वाले का नाम है क्या, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, सामान्य दायित्व बॉन्ड,
सामान्य दायित्व बॉन्ड, यानी कि इसका जो है, जो भी इसमें इसके थ्रू जो भी पैसा जुटाया गया है, इसका सामान्य किसी भी विकास परियोजना में प्रयोग किया जा सकता है। जनरल नाम में ही है, तो किसी भी विकास परियोजना में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विकास परियोजना में इसका प्रयोग हो सकता है। एक दूसरा टाइप होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रेवेन्यू बॉन्ड। दूसरे को क्या कहते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड। ये भी एक तरह का क्या है, म्युनिसिपल बॉन्ड ही है, लेकिन क्या है, इसमें पहले से ही सुनिश्चित होता है कि ये जो पैसा जुटा रहे हो ना, इससे यही काम करना है। बात समझ में आया? यानी कि कार्य पूर्व निर्धारित होता है। निर्धारित होता है, इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड। बात समझ में आ गया? जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और क्या है, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और रेवेन्यू बॉन्ड। जनरल ऑब्लिगेशन का मतलब है सामान्य दायित्व है, क्या कि कोई भी विकास परियोजना में लगा सकते हो, ठीक ना। तुमने बॉन्ड जमा कर लिया, अब तुमको अगर मान के चल रहा लग रहा है क्या कि नहीं यहाँ नाला खुदवाना चाहिए, तो नाला खुदवाने में लगवा दो। तुमको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर बिजली के तार वगैरह ठीक करवाने हैं, तुमको लग रहा है कि नहीं वहां एक तो पार्क बनवाना चाहिए, तो सामान्यतः आप कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू बॉन्ड है, इसमें पहले से ही मेंशन रहता है कि ये जो हम पैसा ले रहे हैं, इसका हम प्रयोग करेंगे फ्लाईओवर बनवाने में, या इसका हम प्रयोग करेंगे क्या करना है कि इस क्षेत्र में एक नई कॉलोनी स्टैब्लिश करने में। बात समझ में आ रहा? तो इसमें पहले से ही फिक्स रहता है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो ये है म्युनिसिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है? आगे जरा बढ़ते हैं, बॉन्ड में अगला देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड। बात को जरा समझिएगा, कहानी को समझिएगा तो समझ में आएगा, रटने के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड क्या है? बॉन्ड, बात को समझिए। मैंने अभी तक आपको बताया है बॉन्ड, बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि ये एक तरह का वचन पत्र होता है। एक तरह का वचन पत्र होता है जिसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, जिसमें मूलधन लिखा होता है, जिसमें अवधि लिखी होती है, और क्या होता है, कूपन रेट यानी कि ब्याज दर लिखा होता है। यही तीन चीजें होती है ना। मैंने आपको ऋण पत्र जारी किया दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बोला क्या कि 1 लाख रुपए के बराबर ये लो मैं तुमको ऋण पत्र दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है, तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, 5 साल के लिए दो, हर साल जो है वो मैं तुमको कितना देता रहूंगा, उसमें कोई एक ब्याज दर रहेगा। जैसे कि कितना हो गया, मान के चलिए मैंने आपको बोला कि 5% देता रहूंगा। बात समझ में आए? ये सिंपल बॉन्ड हुआ, सिंपल बॉन्ड हुआ ना। मान के चलिए क्या है, 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख 5 साल 5 ईयर और 5% ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जरा सोच के देखिए, आपने तो मुझे 5% पर दे दिया, इस उम्मीद में क्या कि सर मांग रहे हैं तो दे देते हैं, 5% तो दे ही रहे हैं सर। लेकिन क्या हो गया ना कि बाजार में मुद्रास्फीति 6% की दर से बढ़ रही है। हर साल जो है वो महंगाई कितनी बढ़ रही है, 6%। महंगाई कितनी है, 6%। महंगाई के 6% होने का क्या मतलब है, 6% होने का मतलब है कि पिछले साल जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो इस साल कितने की मिल रही है, 106 रुपए की मिल रही है, तभी तो 6% महंगाई बढ़ी। अब जरा सोच के देखिए, आपका पैसा हर साल 5% बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में महंगाई जो है वो 6% बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। 5 साल बाद जब मैं आपको आपका पूरा पैसा वापस करूंगा ना, तो 1 लाख में आप वो सामान नहीं खरीद पाएंगे जो सामान आप 5 साल पहले 1 लाख में खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ गई ना। बात समझ के देखिए, इस 5 साल को खत्म कर दीजिए, 5 साल की जगह मैं 1 साल लिख रहा हूं। अब जरा कहानी को समझिए, 5%, 1 लाख रुपया और 1 साल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए दो, 1 साल बाद मैं तुम्हें कितना वापस कर दूंगा, 1,05,000 रुपया दे दूंगा, ठीक ना।
लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी है? 6%। यानी कि पिछले साल जो चीज 1 लाख की थी वो अब कितने की हो गई है? वो हो गई है 1,06,000 की। तो एक बात बताइए, आपको तो नुकसान हो गया ना 1,000 का। बात समझ में आ रहा? तो अब एक बात बताइए, तो इससे क्या हो जाएगा? जो बॉन्ड धारक है ना, या जो ऋण पत्र में निवेश करने वाले हैं, उनको नुकसान हो जाता है। अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है ना, तो जितने भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको नुकसान हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का मतलब क्या है? यानी कि बॉन्ड का जो ब्याज दर होगा ना, ब्याज दर, वो मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमित कर दिया जाएगा। अनुक्रमित कर दिया जाएगा मतलब क्या है? बस एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। मान के चलिए क्या है कि ब्याज दर है 5%, तो इसमें पहले ही ये फिक्स कर दिया जाएगा कि यदि मुद्रास्फीति 4% तक रही, 4% तक रही तो हम 5% ले लेंगे। लेकिन यदि 4% से मुद्रास्फीति बढ़ती है, यदि 4% से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो 1% मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो मेरा भी कूपन रेट 1% बढ़ेगा। बात समझ में आया? घट गई तो कोई नहीं, मेरे को जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। बात समझ में आया? कोई नहीं, दोनों तरफ कर सकते हैं। मुद्दा क्या है कि मुद्रास्फीति के साथ इसको एडजस्ट कर देना ताकि आपको नुकसान है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अचानक से महंगाई बढ़ने के कारण आपको नुकसान हो जाएगा ना। बात समझ में आया? तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड, ठीक ना, या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। यानी कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी घटेगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपके बॉन्ड का भी जो है वो प्राइस घटेगा बढ़ेगा, ठीक ना। सामान्यतः इनकी परिपक्वता की अवधि जो है वो क्या होती है? लगभग 10 वर्ष के आसपास की होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की घोषणा जो है वो सबसे पहले कब की गई? 2013 में की गई थी। 2013 में की गई थी, 2023 में उसका 10 साल पूरा होने वाला है, इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। 2013 में जब जारी किया गया था, 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया था, और सामान्यतः इनको प्लेज किया जाता है किसके साथ? भाई सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जिसके साथ तुम चाहो अपना प्लेज करवा लो। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड, ठीक ना। तो ये है मुद्रास्फीति बॉन्ड का मतलब। यहां तक क्लियर है? अब जरा समझिए एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है मसाला बॉन्ड। बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटाना, मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीवन भर नहीं समझ में आएगा। मसाला बॉन्ड, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं मसाला बॉन्ड को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मसाला बॉन्ड पहली बात तो एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज प्राप्त करने के लिए। पहला तो पॉइंट क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज प्राप्त करने के लिए, स्तर पर कर्ज के लिए, पहली बात तो। दूसरी बात, मसाला बॉन्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 संस्थाओं का समूह है। सबसे पहला क्या है? आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, तीसरा है आईएफसी, चौथा है एमआईजीए और पांचवा है आईसीएसआईडी। इन 5 समूहों के मेल से बना हुआ है वर्ल्ड बैंक। हम जिस वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ठीक ना। इसी में से जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात की मैंने, आईएफसी, आईएफसी के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है, आईएफसी, ठीक ना। आईएफसी के अंतर्गत जो है वो मसाला बॉन्ड को जारी किया जाता है। तो आईएफसी देख लीजिएगा, या वर्ल्ड बैंक भी लिखा रहे ना तब भी समझ जाइएगा क्या कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत इसको जारी करवाया जाता है, ठीक ना। ये देखिए, ये इस तरह के बॉन्ड होते हैं ना जिसके के माध्यम से क्या किया जाता है, एक देश की कंपनी विदेश से या अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेती है, तो चूंकि वो उस देश की कंपनी है तो उस देश की से संबंधित कोई पहचान जुड़ी होने के कारण इसका नाम ऐसा रखा जाता है। क्योंकि भारत जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है किस चीज के लिए? मसालों के लिए, इसीलिए इस तरह के बॉन्ड का नाम ही रख दिया गया है मसाला बॉन्ड। जैसे मान के चलिए यदि जापान इस तरह के बॉन्ड जारी करना चाहता है तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है समुराई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जापान में समुराई फेमस टर्म है। तो ऐसे ही अलग अलग के लिए जो है वो अलग अलग तरह के नाम होते हैं, ठीक ना। मसाला बॉन्ड क्यों नाम है वो भी समझ में आ गया, ठीक। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जरा
थोड़ा दिमाग को खोल के समझिए मसाला बॉन्ड काम कैसे करता है। देखिए मान के चलिए दो कंपनी है, पहला इसका नाम रख दें आईटीसी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक ना। लेकिन यही कंपनी है जो आशीर्वाद आटा भी बनाती है, यही कंपनी है जो क्या करती है आपको वो भी सनफीस्ट बिस्किट भी बना के देती है। तो आईटीसी कंपनी एक कोई भी भारतीय कंपनी है मान लीजिए, ठीक ना। मैं आईटीसी छोड़िए कोई दूसरा ही कंपनी का नाम लिखता हूँ। आप लोग भी सोचेंगे क्या कि सर मतलब नाम भी लिखा तो तंबाकू वाला का ही नाम लिखा। कोई दूसरा कंपनी मान लेते हैं वेदांत फैशन। नाम सुना है वेदांत फैशन? हाँ वेदांत फैशन, वेदांत फैशन नाम नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा मान्यवर। मान्यवर है जो वो दूल्हों के लिए जो है वो जो कपड़ा उपड़ा बनाता है, विराट कोहली वगैरह सब तो ऐड करते हैं। मान्यवर मोहे, चलिए कोई नहीं, वेदांत फैशन नाम ऐसा मैंने सोचा ताकि भारतीय लगे, ठीक ना। तो ये भारतीय कंपनी है। मान के चलिए क्या है, वेदांत फैशन को अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसा कर्ज जुटाना है। तो कर्ज जुटाने के लिए ये क्या करेगी, सामान्यता बॉन्ड जारी करेगी, जिनको क्या कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ईसीबी। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ठीक ना। बाहर से कमर्शियल पर्पस के लिए बोरो किया जा रहा है, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग कहते हैं। अब जरा देखिए ये जो सामान्य बॉन्ड होते हैं, पहले सामान्य बॉन्ड समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि मसाला बॉन्ड कैसे उससे डिफरेंट है। सामान्य बॉन्ड इसमें क्या होगा, मान के चलिए इसको चाहिए $1000, अंतरराष्ट्रीय बाजार से ले रहा है तो डॉलर के रूप में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? $1000 ये बोल रहा है एक साल के लिए दे दो और बदले में हम तुमको कितना दे देंगे, 5% ब्याज दे देंगे, ठीक ना। अब जरा समझिए, वेदांत फैशन को $1000 मिल गया, 5% इसको ब्याज देना है, यानी कि एक साल के बाद इसको कितना चुकाना होगा, एक साल के बाद इसको चुकाना होगा 1,01,050। 100,000 को छोड़िए 100 कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो, ठीक ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए ताकि। ठीक, $100 उसने जुटाया, 5% देना है, यानी कि एक साल के बाद इसको कितना देना है, $105 वापस करना है, यही मतलब हुआ, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, इसने जो भी इसका निवेशक है ना, इसका निवेशक जो भी निवेशक है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस एक साल में डॉलर और रुपए का प्राइस जो है वो क्या हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने $100 दिया, बदले में उसको 105, मतलब उसने $100 दिया और बदले में उसको $105 चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अगर मान के चलिए पहले था $1 बराबर ₹50, ठीक ना। तो जब $100 उसने प्राप्त किए तो वेदांत फैशन को कितना मिल गया, ₹5000 मिला, ₹5000 मिला। अब जरा सोच के देखिए, यदि एक साल के बाद $1 बराबर हो गया ₹60, ₹60। एक बात बताइए, जब उसने कर्ज लिया था तब उसको $5000 मिले थे, लेकिन अब उसको लौटाना है $105। $105 लौटाने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ रहा है, उसको खर्च करना पड़ रहा है 6000, कितना, 6120। हाँ अरे 100 के लिए तो 6000 हो गया सीधे, और ₹5 और करना है तो 6 पंचे 30, यानी कि 6030 देना पड़ रहा है। प्राप्त कितना हुआ था इसको 5000, लेकिन लौटाते वक्त इसको कितना देना पड़ रहा है 6030। एक बात बताइए, खामोखा बैठे बैठे इसको नुकसान हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसको देना है डॉलर। देखिए ऐसा नहीं हमेशा नुकसान ही होगा, फायदा भी हो सकता है। $1 बराबर मान के चलिए एक साल बाद हो गया 140, मतलब ₹40 हो गया। तो अब जरा देखिए, अब इसको कितना देना है, अब इसको देना है ₹4020 मात्र। एक बात देखिए, ₹5000 प्राप्त किया था, लेकिन इसको लौटाना पड़ा मात्र ₹4020। क्यों, क्योंकि इसको देना है डॉलर में, रुपया उसको नहीं चाहिए। निवेशक ने $100 लगाया था और उसको $105 चाहिए, उसको डॉलर से मतलब है, उसको रुपए से मतलब नहीं है। तुम्हारा नुकसान तुम्हारा घाटा, यानी कि यहाँ पर रिस्क किसके पास है, एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट यानी कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन का रिस्क किसके पास है, इसके पास, कंपनी के पास, ऋण प्राप्तकर्ता के पास, ठीक ना। एक्सचेंज रेट रिस्क किसके पास है, ऋण प्राप्तकर्ता के पास, ऋण प्राप्तकर्ता के पास। ये कहानी पूरी समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। ये है सामान्य बॉन्ड, ठीक ना।
दूसरी तरफ कहानी आती है मसाला बॉन्ड की। सेम यही कहानी, बात को समझिए। अब मसाला बॉन्ड जारी हो रहा है। पहला तो उसने कैसे प्राप्त किया? उसने प्राप्त किया सामान्य बॉन्ड जारी करके। अब फिर से वेदांत फैशन को पैसा प्राप्त करना है, ठीक ना? वही वेदांत फैशन को फिर से पैसा प्राप्त करना है। बात को जरा समझिए। मसाला बॉन्ड जो होते हैं ना, वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, यानी कि इस बॉन्ड पर डॉलर नहीं लिखा होगा, इस बॉन्ड पर लिखा होगा 100 रुपया, 100 रुपया लिखा होगा, ठीक ना? अवधि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना का है लिखा रहेगा, और इस पर ब्याज दर लिखा रहेगा 5%। बात समझ में आया? 5%, यानी कि इसको 100 रुपया चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे डॉलर में देते हो। निवेशक, जो निवेशक है ना, अब जरा देखिए, ये इसको 100 रुपया दे रहा है और 1 साल बाद ये वापस भी लौट आएगा, तो ये रुपए में लौट आएगा, ये डॉलर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेशन ही इस बॉन्ड पर लिखा ही हुआ है रुपए, इस पर डॉलर नहीं लिखा हुआ है, तभी तो मसाला नाम है ना। क्यों? क्योंकि भारतीय रुपए इस पर लिखा हुआ है। बात तो समझिए, पहले पूरा एक बार मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, तब क्लियर होगा। अब जरा यहां पर बात को समझिए। मान के चलिए आज क्या है? आज है $1 बराबर 50 रुपए। $1 बराबर है 50 रुपए, ठीक ना? तो इस निवेशक को कितना देना है? $2 देना है। $2 बराबर हो गया 100 रुपए, $2 बराबर हो गया 100 रुपए, ठीक ना? तो $2 देना है और कल ये वापस करेगा 105 रुपए, ये वापस करेगा 105 रुपए, ये डॉलर वापस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड पे रुपए लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? ये 105 रुपया वापस करेगा। अगर मान के चलिए 50 रुपया ही रहा तो कितना हो जाएगा? मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं, $2.1 इसको मिल जाएगा। 105 रुपया बराबर $2.1 इसको मिल गया, इसको फायदा हुआ ना, इसको फायदा हुआ ना। लेकिन अब देखिए, 1 साल के बीच में हो सकता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अगर ऐसा हो गया कि $1 बराबर हो गया 60 रुपए, $1 बराबर हो गया 60 रुपए, तो एक बात बताइए, ये तो वापस करेगा कितना? ये तो वापस करेगा, अच्छा मैं थोड़ा सा करता हूं ना, ब्याज दर को बढ़ा देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बस उद्देश्य यहाँ कैलकुलेशन को इजी करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है, ताकि सरल हो जाए कैलकुलेशन। मैं 5% की जगह 20% लिख दूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब जरा देखिए, सामान्य परिस्थिति में इसने $2 दिया था और 1 साल बाद इसको कितना मिला? 1 साल बाद इसको मिला 120 रुपया। 120 रुपया का क्या मतलब हुआ? 2.1 ना, $2.1। सामान्य परिस्थिति में इसको इतना मिला, लेकिन क्या हो गया? अब क्या हो गया? $1 बराबर 60 रुपया हो गया। अब देखिए, इसने वापस किया 120 रुपया, लेकिन जब इसने डॉलर में कन्वर्ट किया तो इसको तो $2 ही मिल रहा है, यानी कि उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। $2 उसने दिया था, तो उसको 1 साल बाद भी वापस कितना मिला? $2 ही। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण इसका प्रॉफिट मारा नहीं। बात समझ में आया? लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है क्या कि $1 बराबर 60 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि $1 बराबर 40 रुपया हो जाए। अब जरा सोच के देखिए, $1 बराबर यदि 40 रुपया हो गया तो ये तो 120 रुपया वापस करेगा, लेकिन अब जब इसने 120 रुपया को कन्वर्ट किया तो इसको तो $3 मिल गए। बात समझ में आ रहा है? यानी कि वहां पर एक्सचेंज रेट का रिस्क किसके पास था? ऋण प्राप्तकर्ता के पास। यहां पर एक्सचेंज रेट का रिस्क किसके पास है? यहां पर एक्सचेंज रेट का रिस्क किसके पास है? इन्वेस्टर के पास, निवेशक के पास, निवेशक के पास। इसी को कहते हैं मसाला बॉन्ड। अब जरा सोच के देखिए, ये टेंशन फ्री रहेगा, इसको एक्सचेंज रेट से कोई लेना ही देना नहीं। पहले इसको टेंशन था, ठीक ना? निवेशक अपना दिमाग लगाए कि एक्सचेंज रेट में बदल सकता है कि नहीं। अगर तुमको लग रहा है क्या कि नहीं, अब एक बात बताइए, ये भी प्रॉफिट मिलेगा, ब्याज भी, और अगर एक्सचेंज रेट में भी अगर परिवर्तन हो गया तो दुगना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक ना? तो इसलिए ये आकर्षक होते हैं, ठीक ना? रिस्क है, बट ऑब्वियस है कि रिस्क है कि अगर मान के चलिए डिप्रिशिएट हो गया तो तुम्हारा खुद को फायदा भी नहीं हो पाएगा कुछ, या नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वही वाला है कि ये हाई रिस्क है, तो इससे रिलेटेड रिवॉर्ड भी ठीक ठाक होता है। बात समझ में आ रहा? इससे रिलेटेड रिवॉर्ड भी ठीक ठाक होता है, और इसमें जो बिजनेस होता है ना, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस, एक बात बताओ, बिजनेस का काम है अपने बिजनेस को बढ़ाना ना। वो इस चक्कर में थोड़ी सोचती रहेगी कि यार बताओ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गया, हमें घाटा हो गया।
ठीक ना। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको प्रमोट करती है आईएफसी के माध्यम से, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। अब क्लियर है मसाला बॉन्ड के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। पहला तो ये अंतरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने के स्रोत हैं, दूसरा क्या है वर्ल्ड बैंक आईएफसी के माध्यम से, तीसरा क्या है ये रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रुपी लिखा है, डॉलर नहीं लिखा है, तो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन का, ठीक ना, मुद्रा के परिवर्तनीय दर डॉलर और रुपए में जो फ्लक्चुएशन होता है, इनके दरों में जो परिवर्तन होता है, इसका रिस्क किस पर होता है, निवेशक। बात समझ में आया। अब क्लियर हो गया ना मसाला बॉन्ड। ठीक, ये है मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर है। ठीक, आज हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऋण पत्र क्या होता है, अलग अलग तरह के बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक ना। एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, बॉन्ड्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले सालों में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने तो आपको बताया भी कि कई सारे क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की कैसे कैसे संभावना है, ठीक ना। एक बार घर पे जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ेंगे और फिर कल जो है वो हम बाकी और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।